तो लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर 4th रिवीजन, चैप्टर 3 रिवीजन, दैट इज योर रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर। अगेन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको रिकॉल करना है और सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। ओके तो मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों और दोस्तियों, मेरे पंटर और पंटरियों, लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट पार्ट। अब इसको मैंने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7, पेज 8 में कवर नहीं करने वाला हूं, जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का है, ये मैं सेपरेटली कवर करने वाला हूं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये मैं टीआरबी से कवर करने वाला हूं, तोड़ रिवीजन बुक से, क्योंकि अपन मेन बैच में इसको इग्नोर करते हैं। ओके ये एमटीपी आरटीपी वगैरह उसमें आ गया, उसके साथ में मैं कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस करके इसको अलग से आपको सेपरेट करता हूं। ठीक है, तो ये पेज 8 को अभी हाल फिलहाल इग्नोर करोगे, पेज 9, पेज 10, ओके यहां तक की कहानी है। तो यहां तक की कहानी अपनी पूरी ओके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वाली की रहेगी। लेट्स स्टार्ट विद द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो सबसे पहला पॉइंट ऑडिट रिस्क। सबसे पहले बिफोर गोइंग ऑन दिस, ऑडिट रिस्क को मैं डिफाइन कर देता हूं। ऑडिट रिस्क को इधर डिफाइन किया हुआ है। ऑडिट रिस्क मतलब क्या होता है? ऑडिट रिस्क मतलब आपको 3 पॉइंटर ध्यान में रखने हैं। ऑडिट रिस्क को 3 पॉइंटर ध्यान रखना है। सबसे पहला, ऑडिटर गिविंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिटर गिविंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड इज अ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मतलब क्या? ओके ऑडिटर ने एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है। तो मेरे को बताओ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड था तो आपको कौन सा ओपिनियन देना चाहिए था? मॉडिफाइड। आपने कौन सा दे दिया? अनमॉडिफाइड। इनअप्रोप्रिएट है ना, तो अनमॉडिफाइड दे दिया, जबकि मॉडिफाइड देना था। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एन ऑडिट रिस्क। तो ये पहला पॉइंट का आंसर रहेगा। दूसरा, ओके सेकंड पॉइंटर, आई होप याद होगा सेकंड पॉइंटर के कंटेक्स्ट में। सेकंड पॉइंटर के कंटेक्स्ट में आपको ध्यान रखना होगा, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑडिटर प्रोवाइडिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर गिविंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, यहां पर ऑडिट रिस्क होने की संभावना ही नहीं है, बिकॉज ये इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। ऐसा होने की संभावना ही गलत है ना। ऑडिटर गिविंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मेरे को पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और आप अनमॉडिफाइड, मतलब अनमॉडिफाइड देना चाहिए था, आपने मॉडिफाइड दिया। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं, इसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट रिस्क। एंड थर्ड ऑडिट पॉइंट आप लिखोगे, ओके थर्ड आप ऑडिट पॉइंट लिखोगे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क का पार्ट नहीं है। बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है। एग्जांपल, अगर मैंने क्लाइंट को मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया और इसकी वजह से क्लाइंट ने अगले साल मुझे काम नहीं दिया, या क्लाइंट ने किसी और इंडस्ट्री में बात फैला दी कि भैया अमित को ये काम मत दो, ऑडिट ये मॉडिफाइड ओपिनियन देता है, क्वालिफाइड देता है, वगैरह वगैरह देता है, इसकी वजह से मेरा बिजनेस का नुकसान हुआ। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क इज वेरी और सोलली लिंक्ड ओनली विद ऑडिटर प्रोवाइडिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। बस यही एक ऑडिट रिस्क है। तो जब भी ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन लिखने को है तो आप याद रखना, ये डेफिनेशन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना होगा। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है सबके लिए? डेफिनेशन रिकॉल क्लियर है बड़ी? और डेफिनेशन लिखते वक्त ऑडिट रिस्क एक्सक्लूड क्या करता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। बिजनेस ऑडिटर का बिजनेस रिस्क एक्सक्लूड करता है और ओके इनसिग्निफिकेंट रिस्क एक्सक्लूड करता है। इनसिग्निफिकेंट रिस्क मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया, ऑडिटर प्रोवाइडिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटेड, ये इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे पहले ओके आरएमएम का फुल फॉर्म होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर ये कितने लेवल पे होता है? 2 लेवल पे होता है। सर कौन से 2 लेवल पे होता है? ओके ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है, जिसको अपन बोलते हैं परवेजिव। आई होप होगा परवेजिव को, किसी को अगर डेफिनेशन वगैरह याद नहीं आ रहा होगा तो परवेजिव को अपन कल डिस्कस करेंगे जब अपन 700 की सीरीज करेंगे, 700 की सीरीज। लेकिन परवेजिव लेवल। एंड दूसरा लेवल है असर्शन लेवल, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ एबीसीडी। एबीसीडी का फुल फॉर्म होता है अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर। एबी इज अकाउंट बैलेंस, क्लास सी इज क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डी इज डिस्क्लोजर। तो असर्शन लेवल में ए बी सी डी। ओके तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? अगर आरएमएम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, आरएमएम एट असर्शन लेवल है, इसमें दिक्कत ये है, इफ आरएमएम इज एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वी डोंट नो हाउ मेनी आइटम्स मे बी मिसस्टेटेड, एंड इसको बोलते हैं एनी और मेनी असर्शन, एनी और मेनी असर्शन। ओके जिसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है, जब मैं आपको समझा रहा हूं कि 260 या 40, 260 और 40, ये मैंने बता रहा हूं। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ 260 40? 260 में आरएमएम नहीं है, 40 आइटम में आरएमएम है। 300 आइटम्स आर देयर इन बैलेंस शीट, टोटल पीएनएल बैलेंस शीट सब कुछ मिला के आउट ऑफ 40 आइटम आरएमएम है, 260 आइटम आरएमएम नहीं है। ये अगर मैं आपको बता रहा हूं, इट मींस आरएमएम इज एट असर्शन लेवल। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं ओके एनी और मेनी असर्शन, आई डोंट नो वेयर द मिस्टेक कैन बी देयर, इट मींस आरएमएम इज एट व्हिच लेवल? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। And if RMM is at assertion level, if RMM is at which level? Assertion level. Okay, we can determine nature, timing, extent of further audit procedure. So why we perform 315? 315 is performed to determine nature, timing, extent of further audit procedure. Nature, timing, extent of further audit procedure. For that purpose, we perform RMM at assertion level. मैं आपको बोल रहा हूँ, if RMM at financial statement level है, there is no context that further audit procedure will be performed. ये याद रखना, ये इस चैप्टर का लास्ट आंसर में जाएगा, लेकिन याद रखना RMM आपने कैलकुलेट किया ऐसे 315 से, आरएमएम कैलकुलेट किया 315 से, एंड इफ आरएमएम इज एट एफएस लेवल और आरएमएम इज एट असर्शन लेवल, ओके
ऐसे 330 विल रिस्पॉन्ड टू इट, रिस्पॉन्ड करेगा इसको. एंड इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, वी हैव ओवरऑल रिस्पॉन्सेज. इफ असर्शन लेवल है, वी हैव फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. तो व्हेन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड, बड़ी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड ओनली इफ आरएमएम इज एट विच लेवल, असर्शन लेवल. इफ आरएमएम इज एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ओके, वी नेवर परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, वी परफॉर्म्ड, ओके, ओवरऑल रिस्पॉन्सेज. कैन वी क्लोज ऑन दिस बड़ी? कैन वी क्लोज ऑन दिस मालिक? ओके, बढ़िया. तो फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखो. सेकंड, how many components are there for RMM? तो RMM के how many components are there? There are two components. One is inherent risk and one is control risk. Inherent risk and control risk. Inherent risk means the risk which has been identified by auditor before implementation of control. Yani as a auditor, we are assuming there are no controls or controls cannot prevent, detect or correct such a misstatement on timely basis before implementation. And control risk is basically misstatement that could occur even after implementation of control. यानी एक में कंट्रोल डाले ही नहीं है या डाल ही नहीं सकते, और एक में कंट्रोल डालने के बाद भी वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, तो कंट्रोल रिस्क ये है. तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क क्या बोला हुआ है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू ए मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली और एग्रीगेट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. Control risk, misstatement that could occur in an assertion that could be material, individually or aggregate, will not be prevented, detected or corrected on timely basis. Timely basis पे नहीं होगा. ये कॉन्टेक्स्ट आपके लिए आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ आरएमएम. तो आरएमएम के दो कंपोनेंट्स, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. एंड उसके बाद और एक रिस्क आता है, दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क. डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या? ऑडिटर ने अपना प्रोसीजर परफॉर्म किया, ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर परफॉर्म किए, फिर भी ओके उसके प्रोसीजर वर अनेबल टू प्रिवेंट, अनेबल टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट, ओके, आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट. ओके, ऑडिटर ने प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किया? अच्छा, थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था प्लानिंग का, पिछला चैप्टर पढ़ा था. प्लानिंग के अंदर अपने क्लियरली पढ़ा कि प्लानिंग क्यों परफॉर्म करना चाहिए, ताकि हम ऑडिट इफेक्टिव में करें. इफेक्टिव मतलब क्या? ओके, तो दैट वो ऑडिट रिस्क को एप्रोप्रिएटली लो लेवल पे लेके आए. सेम कॉन्सेप्ट डिटेक्शन रिस्क का कॉन्टेक्स्ट में भी यही है. ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म किए, ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड हिज प्रोसीजर टू रिड्यूस द रिस्क टू एप्रोप्रिएटली लो लेवल, टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एप्रोप्रिएटली लो लेवल. वापस मैं बोल रहा हूं, टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एप्रोप्रिएटली लो लेवल. फिर भी वो रिस्क को कम नहीं कर सका, वो डिटेक्ट नहीं कर सका. ओके, दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क. ओके, जिसका एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, रैंचो वाला एग्जांपल. आई होप सबको याद होगा रैंचो वाला एग्जांपल. मैं क्लास में 3 का एग्जांपल देता हूं. रैंचो फर्स्ट सेम में एग्जाम में रिजल्ट आता है और रैंचो का नाम फर्स्ट होता है, लेकिन वो फरहान और राजू नीचे देखता है पूरा, फरहान देखता है पूरा, उसका नाम नहीं दिखता है रैंचो का. एंड फिर बाद में सर पकड़ के बैठता है और फिर बाद में वो चतुर रोते रहता है. फिर बाद में जाके चेक करता है, रैंचो का नाम फर्स्ट था, क्या वो नाम पहले भी था? आंसर इज यस, लेकिन उससे मिस हो गया. दिस इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क, यानी डिटेक्ट नहीं कर पाया बरोबर. ओके, तो इसमें क्या बोलते हैं? द प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल विल नॉट डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट एंड दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेट. और ये ऑडिट रिस्क में इसके पास दो चीजें हैं. दो रिस्क कौन से? एक है सैम्पलिंग रिस्क, एक है नॉन सैम्पलिंग रिस्क. एग्जांपल, सैम्पलिंग रिस्क का कॉन्टेक्स्ट सिंपल है. ओके, 100 में से उसने 10 चेक किया, तो 10 के अंदर उसको कुछ मिला ही नहीं, लेकिन बाकी सब 90 आइटम जो उसने चेक नहीं किए उसके अंदर उसको रिस्क थे, उसके अंदर वो मिसस्टेटमेंट था, तो वो छूट गया उसका, क्योंकि उसने 10 के बेसिस पे एनालाइज किया कि भाई कोई मिसस्टेटमेंट है ही नहीं. 10 के बेसिस पे he analyzed that there is no misstatement, therefore he left 90, and in 90 there was a misstatement. This is one sampling risk. And second, non-sampling risk, he checked all 100%, then also he missed it out because of some other factors. Some other factor मतलब overlooking. Okay, he was not skeptical. So because he was not skeptical, he checked 100%, but he didn't check very clearly. So he missed out something. भारत माता की जय. I hope this point is very clear. तो sampling risk क्या बोलता है? Okay, auditor's conclusion based on sample may be different from conclusion. And non-sampling risk, auditor reaches an erroneous conclusion on any reason not related to sampling risk. भारत माता की जय. Can we close on this, buddy? Okay, and this is something which you need to understand. So, sir, this assessment of risk it is a matter of professional judgment rather than a piece of capable measurement. And this is very important. Okay, how the audit risk is calculated. So, audit risk is calculated by RMM multiplied by DR. I hope yaad hai buddy. And RMM is calculated by two things. One is inherent risk and one is control risk. In class, I gave you the example also. Okay, inherent risk multiplied by control risk into detection risk. But how should we calculate it? Example, inherent risk was 60% and control risk was 10%. I hope remembered, buddy. तो व्हाट इज एन आरएमएम? आरएमएम का आंसर वुड बी 6%. इट इज नॉट 60-10. ओके, 60 का 10%. इट शुड बी ऑलवेज 60 का 10%. आई होप याद आया बड़ी. तो आरएमएम इज 6%. एंड इफ डीआर मींस, एंड दिस बोथ एग्जांपल आई हैव डिस्कस यू डीआर कैसे रखने का. ओके, एक कंट्रोल रिस्क ऐसा भी हो सकता है 1% कंट्रोल रिस्क. ओके, नाउ याद रखना 10% कंट्रोल रिस्क एंड 1% कंट्रोल रिस्क, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है, 10% कंट्रोल रिस्क है और 1% कंट्रोल रिस्क है. इसका मतलब 10% में कंट्रोल भंगार है, कंट्रोल डाले हुए
हुए लेकिन दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट. इन 1% कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल्स आर वेरी गुड बिकॉज कंट्रोल्स हैव बीन डन एंड दे आर एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट. तो 1% में कंट्रोल बहुत अच्छे है, कंट्रोल रिस्क कम है, और 10% में कंट्रोल भंगार है, कंट्रोल रिस्क मोर है. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर. एंड इफ आई गो विथ 60 का 10% विथ 6% एंड 60 का 1%, इट इज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज 0.6%. भारत माता की जय. जेपा क्या? तो आरएमएम इन बोथ द सिचुएशन आई एक्सप्लेन यू एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई विद दिस डीआर, एंड डीआर इज बेसिकली a figure which you this two figures you will be getting a theory as such. मतलब ऐसे अगर मैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं, ये दोनों आप कैलकुलेट करोगे एंटिटी में. डीआर ऑडिटर रखेगा, डीआर ऑडिटर डिसाइड करेगा दैट ही विल परफॉर्म द प्रोसीजर सो दैट. अभी एग्जांपल ही इज हैविंग ओनली 1 month राइट नाउ इन रिवीजन बैच. ओके, डीआर विल बी मोर. In revision batch, DR will be more, but in main batch, DR is less. Okay, I hope you are getting the point. When you do exam oriented batch, detection risk is more. When you do the main batch, detection risk is less. When you do only LDR, detection is very more. Okay, this is what happens with detection risk. So depend on time, depend on resources, depend on every element. Okay, detection risk can be decided. So detection risk can be decided like this. Okay, so detection risk example, if I am saying detection risk is 7 in 6%, I cannot keep detection risk high, but in 0.6% I can keep detection risk very high. In 0.6% I am not doing anything. I did the main batch, so ultimately control बहुत अच्छे है ना, तो detection risk आप कितना भी रखिए. Example, detection risk is 90%. 90%. 90% chance is that I will not be able to detect misstatement. It's okay na, misstatement का chance is 0.6% itself. But here if I keep 90%, it will be very high. First वाला case. So in first वाला case I can keep probably a 50% detection risk or less than that. तो 50% detection risk, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? 6 का 50%, तो 3% will be the audit risk. In 0.6 का 90%, यानी it is 0.5 or 5, जो something like that will be audit risk. This is how the calculation we have discussed in the class. I hope okay, audit risk का page is very clear to everyone. Audit risk सबको समझ में आएगा? Audit risk का calculation समझ में आया क्या? Everybody, इसमें I will be doing in parts. In this chapter I will be doing in parts so that you will be able to recall it out, because ये एक stretch में we cannot complete because this is not a continuous sequence as such. So first right now I am doing this. After that RAP and controls के concept will be completing it out, and after that other element 320 को अपन देख सकते हैं. तो मेरे को बताओ, is this clear with audit risk? Audit risk clear है क्या? Audit risk का definition अगर लिखने को आया तो how many points you will be writing? Okay, you will be writing this one. Okay, if I am saying audit risk का formula, okay, you will be writing this one. Okay, the RMM and DR. If I am saying audit risk में RMM is there at which level? This answer. Okay, explain inherent risk and control risk. This answer. Okay, inherent risk को याद रखने के लिए example wise you cannot do anything. Example, change in law regulation is an inherent risk. You can't do anything. You can't do any industry development. You can't prevent. Okay, right now Dream 11 का अगर आप देखोगे, industry development आ गया, brand हो गया, prohibit हो गया, you can't do anything. That is called a part of inherent risk. So I hope this point is very clear, buddy. Yes or no? चलो फिर राप की तरफ बढ़ते अपन. चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर 315 राप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. तोड़ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 315. अब यहां पर आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और इंटरनल कंट्रोल, ये दोनों की संभावना, दोनों को कॉन्टेक्चुअली देखोगे, दोनों को चेक करोगे आप, दोनों के इसमें अपन ये करेंगे, फीडअप करेंगे. ओके, तो सब लोग मेरे साथ बरोबर है? बड़ी आइयो बढ़िया, ठीक है. चलो फर्स्ट पॉइंट ऐसे 315 का नाम क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव? Objective first to identify and assess RMM. Which level? 2 level. Financial statement level and assertion level. Assertion level में ABCD if you remember. Account balance, class of transaction and disclosure. So what is an objective of 315? To assess the risk of material misstatement by understanding entity and its environment at 2 levels, either financial statement level or assertion level. Again I'm telling you, okay, RMM cannot be at both the levels. Financial statement level and assertion level नहीं होता है. It's or assertion level. ये दोनों में से एक पे होगा. Okay, either it is at financial statement level or assertion level. If it is at financial statement level, okay, the SA 330 response will be different, and if it is at assertion level, SA 330 response will be different. 330 का response is always a different. Next point, risk assessment process. What to do?
Risk assessment process, it is not procedure. Risk assessment procedure, how to do, that is a different scenario. So right now I'm discussing what is the risk assessment process. Risk assessment process is 4 steps. Identify, okay, what is the risk? What is the name of 315? Identify and assessing risk of material misstatement by understanding entity and its environment. तो भाई risk assessment process कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे, लेकिन उसमें लॉजिक कैसा है? आइडेंटिफाई करो, ओके, सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क करो, एसेस करो, रिस्क का पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाइड रिस्क, यानी सर इसका मतलब क्या? एसेस करो सेकंड में वेदर रिस्क इज एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल, ओके। तो फर्स्ट दो इज अगेन योर स्टैंडर्ड नेम इटसेल्फ, ओके। तो फर्स्ट दो पॉइंट इज वेरी क्लियर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन इज व्हाट रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। आई एम वेरी क्लियर, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड आइडेंटिफाई रिस्क, असेस रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। Third and fourth should be used only if risk is identified at assertion level. If ये third and fourth is for assertion level, तो ये third and fourth जब लिखोगे तो उसके अंदर मसाले में ना assertion level लिखना, असर्शन लेवल रहेगा उसके मसाले में, उसके मसाला मतलब स्टेटमेंट में, ओके। थर्ड, व्हाट कुड रिलेट टू आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कुड गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल। तो थर्ड में इधर मैंने लिखा नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, ओके। रिलेट टू आइडेंटिफाइड रिस्क, वो आइडेंटिफाइड रिस्क जो है उसको रिलेट करो और उसमें क्या गलत हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग एट विच लेवल, असर्शन लेवल। एंड ओके, जो गलत हो सकता है, क्या वो 100% गलत होगा या चांसेस है, चांसेस कितने चांसेस है कि वो गलत होगा, कंसीडर द लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो मेक इट श्योर व्हाइल राइटिंग, इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस समझाइए, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में आपको कितने स्टेप समझाने हैं? 4। आइडेंटिफाई करिए, देखो इजी आंसर, कीवर्ड आइडेंटिफाई, assess what could go wrong, and okay, what is the probability? 4th thing, okay, identify, assess what could go wrong, probability। बस मैं आपको आंसर का स्टेटमेंट कंप्लीट समझा रहा हूं। आइडेंटिफाइड द रिस्क, assess the risk at financial statement level और assertion level। थर्ड, व्हाट कुड गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रहा तो थर्ड एंड फोर्थ करने का ही नहीं, वो इट कैन गो, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, एनी और मेनी असर्शन कैन गो रॉन्ग। आई होप एवरीबडी इज विद मी। सिंक्रोनाइज हो रहा है क्या डेटा? सिंक्रोनाइज हो रहा है क्या डेटा? सिंक्रोनाइज हो रहा है क्या? तो थर्ड पॉइंट, ओके, व्हाट कुड गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, एंड फोर्थ, इफ इट इज गोइंग रॉन्ग एट असर्शन लेवल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड दैट द थिंग व्हिच गो रॉन्ग मे गो रॉन्ग। तो बढ़िया, ओके। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, चारों स्टेप्स क्लियर क्या? चारों खाने खित, चारों खाने चित, चारों खाने चित, भाई साहब समझा, बड़ी समझा। अब आता है क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे। अब याद रखना, जब मैं बोल रहा हूं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ना, ओके, ये तो जनरलाइज आंसर है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आई कैन आस्क यू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर और मल्टीपल क्वेश्चन, जो मैं इधर लिखते जाऊंगा और आपको बता दूंगा, हिंट बता दूंगा। तो सर अगर मैंने बोला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये आंसर आपका यही रहने वाला है। लेकिन अगर मैंने बोला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर डिजाइन, फॉर चेकिंग डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल का डिजाइन करना, उसके लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा? उसका आंसर अलग रहेगा, याद रखना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ओके, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर गोइंग कंसर्न क्या रहेगा? फॉर गोइंग कंसर्न क्या रहेगा? ये अलग रहेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर रिलेटेड पार्टी क्या रहेगा? फॉर रिलेटेड पार्टी क्या रहेगा? ये आंसर अलग रहेगा, याद रखना। लेकिन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर गोइंग कंसर्न, ये ऐसे 570 में आपको मिलेगा, 570 में मिलेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर रिलेटेड पार्टी ऐसे 550 में मिलेगा। लेकिन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ कंट्रोल, ओके, ये 315 का आंसर है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जनरलाइज, ये आंसर 315 का ही है। तो ये दो 315 के जो अपन इस चैप्टर में क्लियर करेंगे, और ये दो आगे अगले चैप्टर में आपका आने वाला है। अगला चैप्टर मतलब ये रिस्क रिलेटेड पार्टी तो आज ही आ जाएगा, गोइंग कंसर्न कल आएगा, बढ़िया, ठीक है बड़ी, ओके। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या करना है, तो आपको मेरे ख्याल से याद होगा, आई, ए, ओ एंड आई, तो 3 प्रोसीजर थे, सबको याद होगा। इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। इंक्वायरी कितने की करनी है उसकी लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। इंक्वायरी किसकी करनी है? तो सबसे पहले याद रखना मैनेजमेंट की, ये इसके बाद कॉमा है, मैनेजमेंट कॉमा इंटरनल ऑडिटर। याद रखना मैक्सिमम इंक्वायरी, मैक्सिमम डेटा आपको किससे मिलेगा? मैनेजमेंट से मिलेगा। मैक्सिमम डेटा आपको किससे मिलेगा? मैनेजमेंट से मिलेगा। फिर इंटरनल ऑडिटर की इंक्वायरी करिए, एम्प्लॉइज की इंक्वायरी करिए, इन हाउस लीगल काउंसिल की इंक्वायरी करिए, मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन की इंक्वायरी करिए, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन की इंक्वायरी करिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल की इंक्वायरी करिए। ये कॉमा कॉमा रह गया, कॉमा कॉमा आप डाल देना बड़ी। इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट कॉमा, इंटरनल ऑडिटर कॉमा,
ओके, एम्प्लॉइज कॉमा एम्प्लॉय, कौन से वाले एम्प्लॉइज? ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन अनयूजुअल ट्रांजैक्शन वाले एम्प्लॉइज। कौन से ट्रांजैक्शन? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन वाले एम्प्लॉइज, उनकी इंक्वायरी करिए। इन हाउस लीगल, ये कॉमा, फिर इन हाउस लीगल काउंसिल की इंक्वायरी करिए, फिर मार्केटिंग या सेल्स पर्सन की इंक्वायरी करिए, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन की इंक्वायरी करिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल की इंक्वायरी करिए। इनकी इंक्वायरी में क्या क्या करना है ये भी अपने उसके लिस्ट में पढ़ा था कि इसमें से क्या क्या लेंगे। जैसे एग्जांपल इंटरनल ऑडिटर से हम लेंगे कि भाई कंट्रोल कैसे काम कर रहे हैं, कंट्रोल वीक है कि नहीं है, डिजाइन डेफिशिएंसी है कि नहीं है। इन हाउस लीगल से लेंगे कि हम कौन से केसेस है, कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन क्या है, ये पूरा पूछा हुआ है, ये याद रखना, ये एक एक लाइन के ऊपर ध्यान रखेगा। एम्प्लॉय जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कैसे एंटर करते हैं, कैसे ये ट्रांजैक्शन किया जाता है, ये देखा जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सनल की इंक्वायरी, भाई सबसे ज्यादा तो शूटअप यही करते हैं भाई, बोल बच्चन तो यही देते हैं। तो ये ईयर एंड में ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन की इंक्वायरी करो, जिसमें जिसमें ये टीम है, जिसके पास ये टीम है, तो उनकी इंक्वायरी करो कि भाई रिस्क कैसे एसेस करते हैं तुम लोग। इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल की इंक्वायरी करो, क्योंकि भाई बैकएंड का काम तो ये करेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर, सर एनालिटिकल प्रोसीजर तो 520 में आता है, बड़ी 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 कंफ्यूज नहीं करना। एनालिटिकल प्रोसीजर कब कब करते हैं? 3 पार्ट में, प्लानिंग फेज, ओके, टेस्टिंग फेज एंड कंप्लीशन फेज। याद आया क्या, याद आया क्या, याद आया क्या? बहुत बहुत कंफ्यूजन है। 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, प्लानिंग फेज, ओके, टेस्टिंग फेज, कंप्लीशन फेज। प्लानिंग फेज का जो एनालिटिकल प्रोसीजर है 315 करवाता है। टेस्टिंग एंड कंप्लीशन का कौन करवाता है? 520। टेस्टिंग जो ड्यूरिंग द ऑडिट है, ड्यूरिंग भी हो सकता है, ईयर एंड भी हो सकता है। कंप्लीशन मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपनी अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों को मैच करो। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो और अपनी अंडरस्टैंडिंग करो। ओ, जैसे मैंने एलजी का एग्जांपल बताया था, याद आया? तो एनालिटिकल प्रोसीजर, तो इधर एनालिटिकल प्रोसीजर ये वाला कौन सा है? ओके, ये प्लानिंग फेज वाला एनालिटिकल प्रोसीजर है। ओके, तोड़ मालिक राधे राधे। ओके, तोड़ मालिक, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, बड़ी सब लोग क्लियर है, याद आया? आइडेंटिफाई एंड अवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, असिस्ट इन असेसिंग आरएमएम, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एक्सिस्टिंग ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। अच्छा, मेरे को ये याद करके बताओ, ये एग्रीगेट होगा या डिसएग्रीगेट होगा? ओके, ये एग्रीगेट वाला एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, एग्रीगेट वाला। जब अपन 520 करते हैं हम डिसएग्रीगेट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, यहां पर एग्रीगेट वाला एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। भारत माता की जय। एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन के साथ में करना था। एंटिटी का ऑपरेशन देखो, डॉक्यूमेंट्स चेक करो, रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एंड डीसीएफजी एंड प्रीमाइसेस एंड प्लांट फैसिलिटीज। मैंने आपको बताया था कि भाई यार ये चेक करना होता है। ये है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अगर मैंने आपको बोला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, तो रटने के लिए तो एकदम आसान था, और मैंने पूरा वॉल्यूम 1 के पीछे पेज में बना चुका था। IAOI इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। इंक्वायरी किसकी किसकी करनी है उसकी लिस्ट दी हुई है। एनालिटिकल प्रोसीजर में एक छोटा पैराग्राफ है जिसके अंदर एग्रीगेट याद रखिए, लेकिन 520 गलती से भी मत लिखिए। 520 इज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। बढ़िया 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 बढ़िया। एंड लास्ट वाला कॉन्टेक्स्ट आपके लिए आता है, ओके, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन, जिसके अंदर 4 चीजों का ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन करते हैं। बड़ी भारत माता की जय, झेपा के बड़ी। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ओके, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोल रहा हूं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अगर मैंने खाली क्वेश्चन पूछा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताइए जिससे ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट करने में काम होगा, तो आपका आंसर रहेगा IAOI। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन बोला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, अगर मैं डिजाइन ऑफ कंट्रोल कर रहा हूं, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल कर रहा हूं, तो इसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या आएगा? अगर आपको याद होगा 315 का ही आंसर है, तो ये लिख के रखने का। आई आएगा इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, इंस्पेक्शन आएगा, और साथ में ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन, ये याद रखने का, ये 4 पॉइंट लिखना जरूरी है आपको। ओके, भूलना मत, भूलना मत, बड़ी भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत, बड़ी 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 भूलना मत। ओके ओके, तोड़ बड़ी तोड़, अपन तो सब कुछ करते बड़ी नितिन भाई, अपन सब कुछ करते, कोई टेंशन नहीं है। ओके, उधर भी बढ़ाते 20 मिनट में, उधर अपन SM लेते, इधर ये लेते, तोड़ मालिक। तो मेरे को बताओ ये वाला पॉइंट समझा क्या सबको? ये वाला पॉइंट समझा क्या? तो मेरे को बताओ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का खाली एक ही आंसर क्या? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर खाली आया तो क्वेश्चन IAOI। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। ओके, IA निकाल दो, OI प्लस ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर गोइंग कंसर्न 570 के हिसाब से आएगा, जिसके अंदर इंक्वायरी एंड अलर्टनेस था फॉर फाइनेंशियल इंडिकेशंस, इंक्वायरी एंड अंडरस्टैंडिंग वाला, एंड मैनेजमेंट अलर्टनेस। एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर रिलेटेड पार्टी इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टीज। भारत माता की जय। क्या इधर तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी अपने लिए काम खत्म। तो राप 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 बहुत है, हाँ भाई। तो एक हो गया राप राप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एक हो गया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और एक राप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर अलग, फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर अलग, फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर अलग। ध्यान रखना पड़ता भाई, ध्यान रखना पड़ता। नितिन भाई, अपन ने रिवीजन SM का ले लिया है, रिवीजन SM का पूरा खत्म कर लिया अपन ने, SM का रिवीजन ले ही लिया बड़ी। यस, ले लेंगे अपन, अलग से ले लेंगे अपन को रिवीजन। दिसंबर में अपन पूरा लेने वाले, दिसंबर में आप दिसंबर में कनेक्ट रहिए। 5-6 तारीख को अपन चैप्टर वाइज रिवीजन लेने वाले हैं। ओके,
ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी सबको ये पंटर लोग सबको समझ आई, बड़ी सबको समझ में आ गया, क्लोज करे। यस। अगला क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। अब ये केओसी बोलते हैं अपन इसको, शॉर्ट फॉर्म अगर आपको याद होगा, केओसी, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। अब इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहले नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में कितने एरियाज है, कितने एरियाज है। अगर एरियाज आपको याद हो गए, एरियाज टोटल 5 एरियाज आपको ध्यान रखने हैं, 5 एरियाज है, ये रटने वाले एरियाज है, बहुत इजी है। एंड वन है क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ डूइंग केओसी, क्या केओसी करने से बेनिफिट मिलेगा क्या। तो दो क्वेश्चन आएंगे आपके लिए केओसी के एरियाज, ये 5 एरियाज आपको ध्यान रखना है। ये पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया, पांचवा एरिया, ये 5 एरियाज है जो केओसी के लिए करते हैं अपन, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के लिए। और एक क्वेश्चन है जो बेनिफिट्स का कॉन्टेक्स्ट है, बेनिफिट्स ऑफ केओसी, बेनिफिट्स ऑफ केओसी, भारत माता की जय, बेनिफिट्स ऑफ केओसी। आत्मा क्लियर, चलो बढ़िया। सबसे पहले सर अगर इसको इजी वे याद रखे तो भाई सर हमने क्या क्या देखा, इंडस्ट्री फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखने, फिर इंटरनल फैक्टर्स देखने, फिर हमने भाई यार पूरे परफॉर्मेंस कैसे किए पास्ट का वो देखना है, फिर फ्यूचर में हम ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या करने वाले, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करने वाले वो देखना है, एंड हमारे अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ओके रिलेवेंट फैक्टर्स में। सबसे पहले रिलेवेंट फैक्टर्स कौन से होंगे, एक होगा इंडस्ट्री फैक्टर जिसमें इंडस्ट्री कंडीशन का देखेंगे, सेकंड होगा रेगुलेटरी फैक्टर और थर्ड है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो सर इंडस्ट्री कंडीशन देखने का, रेगुलेटरी एनवायरमेंट देखने का, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन देखने का, ये आपको देखना रहेगा एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल ओके नेचर ऑफ एंटिटी, उनका ऑपरेशंस कैसे हैं, उनका ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, इन्वेस्टमेंट्स कैसा है, एंटिटी स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस। सर ये हो गया इंटरनल एक्सटर्नल। इसके बाद देखते हैं ओके मेजरमेंट एंड रिव्यू, ये पास्ट परफॉर्मेंस के मतलब आगे का परफॉर्मेंस कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, केपीआई लो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लो, पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर लो, बजट फोरकास्ट क्या है उनका वो देख लो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट ले लो, सिबिल वगैरह का ले लो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भविष्य क्या सोच रहे हैं लोग, ओके इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट सर्विस लाने वाले क्या, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस है क्या नहीं। इसके अंदर अगर आपको याद होगा 3 चीजें चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपकी स्ट्रेटजीज क्या होगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, रिस्क क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड रिस्क, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड रिस्क। एंड लास्ट पॉइंट होगा सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके क्या ये अकाउंटिंग सिस्टम क्या है इनका, क्या इनकी एफआरएफ के साथ कंसिस्टेंट है क्या, ये अंडरस्टैंड करना है। मेरे को याद करके बताइए, शायद सबको याद होगा। ओके व्हेन वी परफॉर्म केओसी, अगर मैं पहली बार ऑडिट करने जा रहा हूं क्या मुझे केओसी परफॉर्म करूंगा, आंसर इज यस। लेकिन अगर मैं रिकरिंग ऑडिटर हूं क्या मुझे केओसी बार बार परफॉर्म करने की जरूरत है, नहीं, खाली चेंजेस को ध्यान में रखने की जरूरत है। केओसी इज वन टाइम। दो चीज याद रखने का, केओसी एंड एनओसी, केओसी एंड एनओसी। सर व्हाट इज केओसी एंड एनओसी, केओसी नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस ऑडिटर। ये दोनों सिर्फ फर्स्ट टाइम ऑडिट में लेते हैं, इनिशियल ऑडिट्स में लेते हैं। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट जो होता है ना 510 वाला, उसी टाइम पे करते हैं। ओके रिकरिंग ऑडिट में इसको करने की जरूरत नहीं है, खाली चेंज हुआ केओसी में तो उतना देखते हैं अपन, बाकी नहीं करते। दिस इज ओनली वन टाइम एक्टिविटी एज सच। ओके सो ये इवन ये पार्ट है ना प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, अपन ने पिछला रिवीजन किया ना प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, उसी का भी हिस्सा हो सकता है प्लानिंग एक्टिविटी में। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर ये कवर करना चाहिए आपने। ये होने के बाद आपके लिए बेनिफिट्स ऑफ केओसी है क्या, सर क्या फायदा है केओसी करने का, आंसर इज यस बेनिफिट्स है। सर हमको आरएमएम मालूम पड़ेगा, मटेरियलिटी मालूम पड़ेगी, ओके अकाउंटिंग पॉलिसी मालूम पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन हम डेवलप कर पाएंगे एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए। जब तक आप ट्रेंड नहीं पता करोगे, फाइनेंशियल मेजरमेंट नहीं चेक करोगे तो ट्रेंड कैसे पता करोगे। उसके बाद सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस मालूम पड़ेगा। एंड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन मतलब साप स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके 6 आइटम है जो द रिस्क विच रिक्वायर स्पेसिफिक ऑडिट अटेंशन। ओके जो 6 रिस्क है, जो अगला आंसर ही आपको मिलेगा अगले शीट के अगले शीट में। तो बिफोर दैट ओके सबसे पहले इसको रटने का आंसर बेनिफिट्स ऑफ केओसी, केओसी परफॉर्म करने के कुछ बेनिफिट्स है क्या, आंसर इज यस। तो सबसे पहले 2 बेनिफिट याद रखिए, आरएमएम होगा, मटेरियलिटी होगी। क्या ये 2 में क्लियर है बड़ी। ओके नेक्स्ट 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए। ओके अच्छा थर्ड भी इसमें याद रखिए, साप स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर। स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर इज बेसिकली स्पेसिफिक प्रोसीजर। तो आरएमएम का ऐसा, इसको हम और एक नाम दे सकते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क, अगर आपको याद है तो ऐसा। सिग्निफिकेंट रिस्क कितने आइटम है, 6 आइटम है। 6 आइटम इज नथिंग बट स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। तो पहले 3 ये चीज ले लो, उसके बाद चौथा पॉइंट ओके आप ले लीजिए अकाउंटिंग पॉलिसी, और पांचवा ले लीजिए एपी। तो सर चौथा कौन सा है, अकाउंटिंग पॉलिसी, पांचवा कौन सा है, एनालिटिकल प्रोसीजर। पर एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए क्या है, एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने में मदद मिलेगी। एंड छठा पॉइंट है SAAE सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो मेरा क्वेश्चन है क्या सर केओसी करने के फायदे है क्या। तो केओसी में कितने क्वेश्चन देखे अपन ने, 2 क्वेश्चन। सर एरियाज कितने केओसी के, 6 एरियाज। ओके पहला है एक्सटर्नल, फिर है इंटरनल, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है मेरा, वो मैंने चेक किया और मैंने उसमें देखा बाहर का दिखना है, एक्सटर्नल दिखना है तो 3 देखे है, इंटरनल दिखना है तो ये 4 देखे है, पास्ट दिखना है, पास्ट मतलब परफॉर्मेंस दिखना है जिसके अंदर परफॉर्मेंस कैसा है वो दिखना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और एक मैंने देखा है कि भविष्य के लिए क्या सोच रहे हो तुम, एंड और एक है भाई यार तुम्हारी स्ट्रेटजी
टेक्नोलॉजीज क्या है, रिस्क क्या है भविष्य के लिए, एंड और एक चीज देखिए अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लेकिन सब ये करने का सब फायदा है क्या? आंसर इज यस। कितने फायदे हैं? 6 फायदे। पहले 3 की जोड़ी बनाइए, आरएमएम मालूम पड़ेगा, ओके, मटेरियलिटी मालूम पड़ेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमको सिग्निफिकेंट रिस्क मालूम पड़ेगे। 2 एपी अकाउंटिंग पॉलिसी समझ में आएगी, अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ में एनालिटिकल प्रोसीजर, पर एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने में मदद मिलेगी। एंड लास्ट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट बेंच कितना होना चाहिए इस एंटिटी में, ये अपने को अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगा। भारत माता की जय। जेपा क्या बड़ी? ओके, ये हो गया आपका पहला सेट 315 का। 315 खत्म नहीं है, 315 बहुत बड़ा है, 315 को शांति से करना है। तो इसके बाद अपन बढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल की तरफ, आईसी की तरफ। ओके, इसके बाद और एक आईसी का इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा होगा। ये 2 पोर्शन आपको इंटरनल कंट्रोल के 2 चार्ट है। इसके बाद आपका एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है जो मैं अलग से करने वाला हूं आपको एमटीपी के बाद। ओके, और एक फिर 320 को अपन देखेंगे, और 320 के बाद अपन 330 देखेंगे। दिस इज व्हाट सिनेरियो। तो और 2 चार्ट अपने को इंटरनल कंट्रोल के देखने हैं, शांति से करना। ये पूरा खत्म होगा तब जाके अपना ऐसे 315 का ओके कॉन्टेक्स्ट खत्म होगा। भाई साहब बहुत बड़ा लेकिन मैनेजेबल है। ओके, मैनेजेबल नहीं है ऐसा नहीं है। और याद रखना एक चीज है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी को डर लग सकता है यार सॉरी इतना बड़ा है, ऐसे याद रहेगा कि नहीं रहेगा। टेक्निकली मैं बता रहा हूँ सब याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ओके मैं आपको वापस बता रहा हूँ, मेन पार्ट है क्वेश्चन क्रैक करना। ओके, इसलिए क्वेश्चन के जो मैंने क्लास में बरोबर करवाए वॉल्यूम 3, प्लीज मेक श्योर वो नोट बरोबर कर रहे हो आप। और एक 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 कॉन्सेप्ट होता है कि सर इतना पढ़ लेवे उतना पढ़ लेवे बाकी छोड़ लेवे। तो मैंने ना कल वाले इसमें ही मैंने आपको एक कल नहीं परसों के इसमें मैंने एक शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। ओके, तो मैंने ये भी मतलब इंस्टाग्राम का ही है। ओके, इसको अपना घर की खेती नहीं है, लेकिन ये जो मेरे को लगा बहुत अच्छा है कि बहुत बार अपन क्या करते हैं। ओके, जो चीज़ अपने को मैजिक चाहिए, अपने को ये चाहिए कि भाई ये चमत्कार होना चाहिए। ये चमत्कार जो होना चाहिए ना वो उसमें होता है जो चीज़ अपन अवॉइड करते हैं। ओके, एग्जाम्पल अब मेरे को ऐसा मतलब अगर आप बोलोगे अरे यार मेरे को बहुत डिफिकल्ट है ये पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे को मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए, तो मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए चमत्कार है। पर ये चमत्कार कब होगा? वो जो चीज जो अवॉइड कर रहे हो अगर परफॉर्म कर लो तो चमत्कार हो जाएगा भाई। तो द मैजिक विच यू आर लुकिंग इज बेसिकली इन द वर्क विच यू आर अवॉइडिंग। तो मालिक काम को अवॉइड मत करिए, काम के इसमें काम करिए, खत्म करिए, और याद रखने में आसानी होगी बड़ी। तो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। तोड़ मालिक, तो इंटरनल कंट्रोल की कहानी चालू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो आपका पेज नंबर अभी अपन चल रहे हैं 6 पेज पे, 6th पेज पे अपन। इंटरनल कंट्रोल में भी डिफाइंड एज प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है, पॉलिसी प्रोसीजर होते हैं। सर ये कौन डिजाइन करता है, इंप्लीमेंट करता है, मेंटेन करता है? डिम का फुल फॉर्म डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस। डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस, ये डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस कौन करता है? टीसीएफजी हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, या कोई भी पर्सन हो सकता है। तो 3 नाम याद रखने हैं, टीसीएफजी, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। ओके, ये क्या देता है? इंटरनल कंट्रोल क्या देता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है क्या? नहीं, प्रोवाइडिंग रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, यानी एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर लेंगे ये, लेकिन कौन से? विद रिगार्ड टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अगर आपको याद होगा क्लास के अंदर अपन इसको 4 पॉइंट रटने में करे थे। 4 पॉइंट क्या क्या है? एक है सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, एक है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, एक है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड और एक पॉइंट आपके लिए रहेगा कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। याद आया क्या? तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगा इंटरनल कंट्रोल, यही तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल आपका 4 पॉइंट यही हो गया। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, 4 पॉइंट क्या हो गए? 4 पॉइंट इज बेसिकली रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। भारत माता की जय। पा क्या आंसर? इज यस, इजी आंसर है बड़ी। ओके, अब इंटरनल कंट्रोल को आगे बढ़ाते हैं। सर क्या ये इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट्स होते हैं कंपनी में? आंसर इज यस। सर कितने बेनिफिट्स होते हैं कंपनी का? जो होगा ओके, अपने पास क्या बेनिफिट मिलेंगे एज ऑडिटर? देखना 2 क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में ये आए नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अलर्टनेस ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूं वो बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओके फॉर ऑडिटर। अगर इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है तो उसके फायदे क्या है? तो बेनिफिट्स याद रखना इधर, ये बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल है। क्या बोला मैंने? अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल है। और एक आपको अगले पेज पे जाओगे ना, पेज नंबर 7 पे देखो, पेज नंबर 7 पे देखो, आपको मिलेगा बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑडिटर। तो 2 क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। एक है बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल और एक है बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके, मेक श्योर। ओके भाई यार तोड़ बड़ी ध्यान रखना, तोड़ बड़ी नोट्स, ऑथर्स नोट, 80 नोट में ये दोनों मिक्स ना हो। ओके, ये दोनों क्वेश्चन को कंफ्यूज मत करना। तो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट सर फायदे क्या है इंटरनल कंट्रोल समझने के? 3 चीजें मुझे मालूम पड़ेगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, यानी व्हाट आर द टाइप्स, एरर्स हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं, क्या हो सकता है। सेकंड, ओके आई विल आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आरएमएम।
जो आरएमएम के फैक्टर्स है ओके वो अपने को समझ में आएंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके आई कैन डिजाइन नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ विच प्रोसीजर फाप। लेकिन वापस मैं बोल रहा हूं, जब फाप कब डिजाइन करते हैं, एवरी टाइम, और इफ आरएमएम इज एट विच लेवल, असर्शन लेवल। तो अगर मुझे आरएमएम एट असर्शन लेवल मिल गया तो मुझे फाप के लिए भी तो मदद मिलेगी। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर काम कैसे करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीज होती है, टीओसी एनएसपी, इसके लिए डिजाइन करने के लिए काम मिल जाएगा। भाई साहब भारत माता की जय। छेपा क्या, मेरे को बताओ क्या ये बेनिफिट्स क्लियर है सबके दिमाग में, क्लियर है क्या बड़ी सी क्लियर है? ओके, बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। सर क्या इंटरनल कंट्रोल में लिमिटेशंस है? आंसर इज यस, बहुत तोड़ लिमिटेशन है। अच्छा ये मोर ऑफ, याद रखना ये 2 पेज मोर ऑफ रटोफाई के आंसर है। रटोफाई मतलब ये रटने पड़ेंगे, ऑप्शन है नहीं अपने पास। ओके, इंटरनल कंट्रोल का प्रोसेस ऐसा है, इंटरनल कंट्रोल का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, जो कॉन्सेप्ट से ज्यादा है ना रटने वाला पॉइंट रहेगा भाई। तो सर इंटरनल कंट्रोल के लिमिटेशंस क्या है? तो 6 पॉइंट है, एकदम सिंपल है। क्या इंटरनल कंट्रोल 100% एश्योरेंस देता है या रीजनेबल एश्योरेंस देता है? रीजनेबल, कितना भी अच्छा होने दो फिर भी, ओके भाई कितना भी अच्छा होने दो फिर भी कंट्रोल फेल होने की संभावना हो सकती है। ओके 50 ताले मैंने घर के सामने लगा दिया, चोरी होगी ही नहीं क्या? ओके, कैन बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है पर चांस कम है। सेकंड सिनेरियो, ओके व्हेन वी आर डूइंग अ जजमेंट, ओके ह्यूमन जजमेंट इज इन्वॉल्वड इन डिसीजन मेकिंग। तो जब भी ह्यूमन का डिसीजन मेकिंग होता है तो उसके अंदर ह्यूमन जजमेंट होता है, और जजमेंट गलत होने की संभावना हो सकती है। कितना भी रहा तो तेरा मेरा जजमेंट अलग हो सकता है। मैं क्या पढ़ रहा हूं, इंटरनल कंट्रोल का कॉन्टेक्स्ट। ओके सेम लॉजिक याद रखना 5वें पॉइंट पे। तो सेकंड एंड फिफ्थ पॉइंट देख, अपन ने क्लास में दोनों साथ में किए थे। जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट, दो अलग अलग है, एक है ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड एक है जजमेंट बाय मैनेजमेंट। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके मेरे को बताओ सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल किधर ज्यादा डाले, मेरे को याद करके बताओ। क्लास में मैंने क्लियर बताया, खिड़की या दरवाजा किधर मैंने इंटरनल कंट्रोल डालना चाहिए, मैंने काका को किधर खड़ा रखना चाहिए, ओके सिक्योरिटी गार्ड किधर खड़ा रखना चाहिए, खिड़की में या दरवाजे में, खिड़की में या दरवाजे में, दरवाजे में। बिकॉज रिस्क जिधर ज्यादा होगा उधर रिस्क ज्यादा, जिधर होगा उधर अपन कंट्रोल ज्यादा डालेंगे, जिधर रिस्क कम है उधर कंट्रोल कम डालेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट। रिस्क ज्यादा है कम है ये भी डिसाइड कौन करेगा? रिस्क ज्यादा है कम है ये भी डिसाइड कौन करेगा? बड़ी रिस्क ज्यादा है कम है ये डिसाइड कौन करेगा? ये भी तो डिसाइड मैनेजमेंट ही करेगा, तो ये भी तो जजमेंट ही है ना बड़ी, समझा बड़ी? तो रिस्क डिसाइड करने का काम भी जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट है। अब इसके बाद, ये जजमेंट के बाद भी पॉलिसी प्रोसीजर बन गए, इसके बाद एक मैनेजमेंट है जिसको जजमेंट लेना है एसेट के बारे में। अब मेरे को बताओ, ओके एसएलएम दोगे तो एसएलएम किस बेसिस पे दोगे? स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन देना है, किस बेसिस पे दोगे? तो 10 साल चलेगा एसेट ये इसके हिसाब से। अब किसने बोला 10 साल चलेगा? हो सकता है 10 से कम चले, हो सकता है 10 से ज्यादा चले, लेकिन ये क्या है? ह्यूमन जजमेंट। दोनों समझा का डिफरेंस? एक है मैनेजमेंट, जजमेंट बाय मैनेजमेंट अबाउट रिस्क, अबाउट पॉलिसी प्रोसीजर, ये जो इंटरनल कंट्रोल डाला है उसके लिए जजमेंट मैनेजमेंट लेता है। और एक है ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ओके डेप्रिसिएशन हो गया, एस्टिमेट्स हो गए, एंड वेयर द एरर कैन बी पॉसिबल। भारत माता की जय। छिपा क्या? ओके देन नेक्स्ट 2 पॉइंट, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस। पब्लिक को है ना इंटरनल कंट्रोल का पर्पस ही नहीं पता चलता, इसीलिए वो मिस कर देते हैं। ओके एग्जांपल अगर आप देखोगे, सिक्योरिटी गार्ड नीचे होता है, उसके पास रजिस्टर रखा होता है, उस रजिस्टर में एंट्री करते हैं, याद आया, वो एंट्री क्यों करनी होती है? ताकि हम उसको ट्रैक कर सके। लेकिन मेरे को बताओ कितने जन उसको सीरियसली फॉलो करते हैं? कोई नहीं करता, क्योंकि पब्लिक को पर्पस ही नहीं पता। सब लोग को लगता है ये करवा रहे इंटरनल कंट्रोल करवा रहे, लेकिन इंटरनल कंट्रोल करवाने का कोई पर्पस होता है। तो जब तक वो पर्पस सामने वाले को पता ही नहीं है तो इंटरनल कंट्रोल वो अच्छे से इफेक्टिवली फॉलो नहीं करता। एंड देयर कैन बी कोलिजन अमंग द पीपल। कोलिजन अमंग द पीपल मतलब मैंने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी रखी थी, लेकिन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्या हो गई? ओके दोनों मिक्स हो गए और दोनों मार्क मिक्स हो गए, भाई यार फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट, ओके यार छोटे एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल अच्छे से होने की संभावना हो ही नहीं सकती। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये स्मॉल एंटिटीज के अंदर, भारत माता की जय, आई होप सबको याद होगा, ओके जिसमें एक्सपर्ट का मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं, एक्सपर्ट या ईटी एकेडमी। मेरे को बताओ विनोद सर पॉलिसी प्रोसेस फॉर्मली तोड़ क्यों नहीं ला सकते? रीजन सिंपल है, छोटी सी एंटिटी है। विनोद सर बोलेंगे क्या इतना मगजमारी करने का? तो भाई फॉर्मल इंटरनल पॉलिसी, इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी प्रोसेस हो ही नहीं सकती, इसलिए वो लिमिटेशन है। तो सर लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितने हैं? 6 लिमिटेशन है। 6 लिमिटेशन कौन से बड़ी? सबसे पहला रीजनेबल एश्योरेंस देता है। सेकंड सिनारियो डिसीजन मेकिंग में जजमेंट, और जजमेंट मैनेजमेंट का जजमेंट फॉर इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट 2 सिनारियो कोलिजन हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस नहीं मालूम है। लास्ट पॉइंट, स्मॉल एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल मिस होने की संभावना है। मैंने क्लास करते वक्त, ओके करंट बैच में मैंने क्लियरली बताया था सितंबर का आरटीपी, ओके करंट बैच में सितंबर का आरटीपी देखना जरूरी है, वो वॉल्यूम 3 में नहीं होगा। सितंबर 25 का आरटीपी, सितंबर 25 का आरटीपी के टाइम पे मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसके अंदर ये स्मॉल एंटिटी वाला कॉन्टेक्स्ट निकल दिया था। मतलब एक क्वेश्चन था कि उसमें एंटिटी बड़ी है ऐसा करके लिखा था, और उसमें लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बताने थे। तो उसमें ना 6 के 6 नहीं लिखने थे, 5 लिखने थे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्लियर था कि एंटिटी बड़ी है। ओके क्लियर था, याद है एक क्वेश्चन मैंने बताया था, मेरे को ढूंढना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन सितंबर के एमटीपी का क्वेश्चन था, ये सितंबर के एमटीपी का क्वेश्चन था, मैंने क्लास में बताया था। ओके मैं चाहिए वापस ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन मेक श्योर उसमें ये 6ठा पॉइंट नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होगा मालूम क्या? उसमें स्किल सेट यही चाहिए था कि अपन क्या लिख रहे हैं, अपन कितना अच्छे से लिख रहे हैं। तो ये 5 लिखने चाहिए था, दैट्स इट।
ओके तो पहले 3 क्वेश्चन कंट्रोल के खत्म हुए, पर्पस खत्म हुआ, बेनिफिट्स खत्म हुआ एंड लिमिटेशन खत्म हुए। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। ओके जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सेट है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर देयर? मेरे ख्याल से ये आंसर याद आना चाहिए, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर देयर। सबकी आत्मा इधर। ओके ये पहला पॉइंट था कंट्रोल एनवायरनमेंट, फिर ऐसा मैंने किया था रिस्क असेसमेंट, फिर ये था कंट्रोल एक्टिविटी, फिर ये था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड लास्ट पॉइंट था मॉनिटरिंग। याद आया? 5 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट याद आया? 5 कंपोनेंट याद आया? 5 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट्स कौन से? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? 5। कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग। ये 5 कंपोनेंट देखने के लिए मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझा था। क्या ये 5 कंपोनेंट हर 300 आइटम के लिए देखते हैं क्या? नहीं, ये 5 कंपोनेंट अपन एक बार देखते हैं, जनरलाइज देखते हैं, जिससे अपने को आरएमएम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, आरएमएम एट एसेशन लेवल है, ये समझेगा। याद आया बड़ी? याद आया? याद आया? ये समझेगा। तो 5 कंपोनेंट कौन से हैं? 5 कंपोनेंट्स, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटी एंड मॉनिटरिंग। याद आया? अब इसके अंदर अपने अपने कंपोनेंट्स के क्वेश्चन थे, जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसके अंदर अपन ने 3, पहला तो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव था। ओके दूसरे 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट के, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट में। पहला पॉइंट था व्हाट इट इंक्लूड्स एंड एलिमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इट इंक्लूड्स को फैट के हिसाब से याद रखो। याद आया कि फैट फैट फैट। ओके फैट फैट फैट। कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपने को क्या चेक करना है? फैट चेक करना है। फंक्शंस क्या है? गवर्नेंस के फंक्शन एंड मैनेजमेंट के फंक्शन चेक करना है। एटीट्यूड, अवेयरनेस ये चेक करना है एंड टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेक करना है। ये लोग कितना अच्छे से कंट्रोल एनवायरनमेंट, कितना अच्छे से ये एथिक्स फॉलो करते हैं, कितना अच्छे से इंटीग्रिटी फॉलो करते हैं। आई होप याद आया बड़ी? याद आया? ओके अगर ये याद आया क्या? ओके ये वाला याद नहीं आया तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बड़ी फैट फैट वाला कॉन्सेप्ट। अब यहां पर एलिमेंट्स कितने हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के? तो कंट्रोल एनवायरनमेंट के 7 एलिमेंट्स है। सबसे पहला इंटीग्रिटी वैल्यू कितना अच्छे से फॉलो करते हैं ये बताइए। सेकंड जो अपॉइंट करते हैं आप पर्सन, वो पर्सन अपॉइंट जो कर रहे हो, जो भी एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहे हो, क्या कंपिटेंट वाले बंदे हैं क्या? तीसरा क्या टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी कर रहा है क्या? चौथा क्या मैनेजमेंट की फिलॉसफी कैसी है? पांचवा ओके मैनेजमेंट की अगर फिलॉसफी है तो कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा। अगर स्ट्रक्चर मतलब मैनेजमेंट अगर टॉप मिडल लोअर तो उनकी फिलॉसफी अलग अलग तरह से रहेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर याद होगा। ओके एसएम में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिंपल, ओके याद है आर ग्लास सब ये स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर देखने का। वो स्ट्रक्चर के अंदर अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी किसको क्या दी है, ये सब करने की जिम्मेदारी किसकी है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी प्रोसीजर। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करने के लिए आई होप आत्माओं सबको याद आया क्या? कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करने के लिए मेरे को 2 क्वेश्चन है कंट्रोल एनवायरनमेंट। पहला क्वेश्चन है कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? तो 3 चीजें इंक्लूड की जाती है। फैक्ट, हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम फंक्शंस देखेंगे, हम एटीट्यूड देखेंगे, अवेयरनेस देखेंगे एंड टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ओके एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन देखेंगे एंड टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि भाई ये कैसे करते हैं, ताकि पब्लिक का कॉन्शियसनेस बरकरार रहे कि नहीं रहे। और इसके लिए कितने एलिमेंट चेक करेंगे? तो ये 7 पॉइंट है। भारत माता की जय। सबसे पहले इंटीग्रिटी कैसी है, सेकंड कंपिटेंस वाले बंदे अपॉइंट किए जा रहे कि नहीं, टीसीएबजी मॉनिटर कर रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट की फिलॉसफी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, रिस्पांसिबिलिटी कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी कैसी है, पॉलिसी प्रोसेस। क्या ये सबको याद आया क्या? क्या ये सबको याद आया क्या? बड़ी सबको याद आया क्या? आया क्या? आया क्या? आया क्या? सबको याद आया क्या? मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा था ये बड़ा पोर्शन है, बड़े पोर्शन को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगने के बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद ये बड़े से अच्छे से हो जाता है। लेकिन याद आया क्या? ये सबको याद आया क्या? बड़ी महेश, संतोष, श्रेया, नयन, जो हो जो हो। ओके याद आया? यस बड़ी, महेश भाई याद आया ना बड़ी? ओके तो पहला पॉइंट कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट बढ़िया बढ़िया। चलो तो है कोई पंटर लोग तोड़, जो पंटर लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं रिस्पॉन्स दीजिए। ओके तो बढ़िया। तो पहला कॉन्टेक्स्ट है कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट की कहानी को खत्म कर सकते हैं? यस। दूसरा कॉन्सेप्ट है रिस्क असेसमेंट। तो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसे होगा? तो ये 4 पॉइंट, आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क, एस्टिमेटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, एसेसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ द ऑकरेंस एंड डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू बी एड्रेस दोज रिस्क। ये 4 में कंफ्यूज मत करना। ओके मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉर एन ऑडिटर, जो 315 का स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। प्रोसीजर नहीं है, प्रोसेस है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। प्रोसीजर को काट दो, प्रोसेस कर दो। और ये किसका है? एंटिटी का। तो एंटिटी के लिए कितने वर्ड याद रखोगे? 4। आइडेंटिफाई करो, ओके सिग्निफिकेंस देखो, एसेस करो एंड ओके उसके लिए एक्शन डिसाइड करो। सर इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असेसन लेवल नहीं लिखेंगे? अरे वो ऑडिटर के लिए है, ये मैनेजमेंट के लिए। एग्जांपल खिड़की और दरवाजे का कॉन्टेक्स्ट है, उसको खिड़की देखना है, दरवाजा देखना है, फिर जिधर ज्यादा रिस्क होगा उधर कंट्रोल ज्यादा। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस वो ये करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, उसका सिग्निफिकेंस कितना वो देखता है, उसके बाद उसका असेसमेंट करता है और उसके हिसाब से देखता है कि एक्शन क्या डालना चाहिए। अभी एग्जाम्पल अभी यार मतलब एक एरर होने हो सकता है, वो एरर है 10,000 का, तो उसके लिए 15,000 का कंट्रोल थोड़ा डालूंगा। 10,000 को बचाने के लिए 2,000, 1,500, 3,000 इतने का कंट्रोल डालूंगा। वही कंटेक्स्ट होगा ना बड़ी,
दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई यार यहां पर यही कंटेक्स्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। ओके तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, बड़ी मिक्स मत करो। ओके तो रिस्क एसेसमेंट प्रोसेस। इसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम ओके यानी मैनेजमेंट जो सिस्टम्स यूज करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब आईटी। मैं वापस बोल रहा हूं, एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पोर्शन है, उसको मिक्स मत करना। मैंने इसलिए क्लास में क्लियर बोला था कि अपन वो सेपरेटली कवर करने वाले टीआरबी से, वो एकदम उसको रटने वाला ही पोर्शन है। वो एमटीपी आरटीपी से अपन रटेंगे, जनरल कंट्रोल्स ऑटोमेटिक कंट्रोल्स वो अलग ही रखेंगे, उसको सेपरेट रखो। ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरलाइज, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने के लिए इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो भाई वो क्या देखेगा, कौन से क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस कर रहे हैं। सेकंड सिनेरियो अगर याद आएगा, सेकंड सिनेरियो प्रोसीजर क्या है जिससे ये ट्रांजेक्शन ओके एंटर, खाली करेक्ट लिखा इधर, लेकिन अगर आपको याद होगा ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं, रेक्टिफाई करेक्ट किए जाते हैं। ओके ये क्या प्रोसीजर है वो पता करो। मैं वापस बोल रहा हूं, ये सब अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं जिससे अपने को मालूम पड़ेगा आरएमएम है या नहीं है। ये पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग का है। ओ मां कसम, इधर लफड़ा हो सकता है, इधर लफड़ा हो सकता है, ये ढूंढना है हमें। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले ओके आप पता करिए कौन से सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है जो सिस्टम प्रोसेस कर रहा है। सेकंड वो सिस्टम के प्रोसीजर क्या है जिससे ये ट्रांजेक्शन ओके इनिशिएट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, करेक्ट करते हैं, ये देखो। तीसरा इसके रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करो, लेजर कैसे है, वाउचर्स कैसे है, ये चेक करो। रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक करो, यानी प्रोसीजर पता करने के बाद अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखो। उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो डायरेक्टली डेटा कैप्चर करता है, जैसे स्कैनर हो सकता है, बारकोड रीडर होता है, तो ये कैप्चर इवेंट्स एंड कंडीशन कैसे कैप्चर करता है, ये ट्रांजैक्शन कैसे कैप्चर करता है, ये पता करो मालिक। समझ में आ रहा है। इसके बाद इनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस पता करो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, वाउचर के बाद लेजर बनते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, ये पूरा प्रोसेस समझो। ओके याद रखना, सेकंड का प्रोसेस और फिफ्थ का प्रोसेस अलग अलग है। फिफ्थ का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस है, और सेकंड का जो प्रोसेस है वो ट्रांजेक्शन डेटा एंट्री कैसे कर रहे हैं, फिर ये प्रोसेस कैसे होता है, इसमें करेक्शन करना रहा, अरे गलती से 10,000 डाल दिया, 1,000 डालना था, ओके रेक्टिफाई कैसे करते हैं, ये सेकंड वाला पॉइंट है। ये पूरा होने के बाद पीएनएल बैलेंस शीट कैसे बनती है, एंड लास्ट पॉइंट ईयर एंड की जर्नल एंट्रीज कैसे डाली जाती है वो चेक कर लो। दिस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग। मैं वापस बोल रहा हूं ओके यहां पर याद रखना आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा, साथ में इंटरनल कंट्रोल आएगा, और इसमें वर्ड आएगा अंडरस्टैंडिंग, तब जाके इसके आंसर में ये पॉइंट आना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंटरनल कंट्रोल समझते वक्त इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना जरूरी है क्या? आंसर इज यस। और उसकी अंडरस्टैंडिंग करते वक्त कितनी चीजें चेक करनी है? 6 चीजें। कीवर्ड में बात करो, कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर प्रोसेस कर रहा है। सेकंड उसके प्रोसीजर क्या है, एंटर करने के, निकालने के, जो भी रहेंगे उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन से है। चौथा सिनेरियो ये सिस्टम डेटा कंडीशन कैसे कैप्चर करता है। पांचवा सिनेरियो पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट। जेई जनरल एंट्रीज जो भी रहेंगे वो प्रोसेस कैसे किए जाते हैं। तो ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन मैंने लिखा नहीं है, रीजन सिंपल है, कम्युनिकेशन 2 तरह के होते हैं। मतलब कम्युनिकेशन 2 तरह के, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए। पॉलिसी प्रोसेस बना के आप ड्रावर में देखोगे, कम्युनिकेट करोगे। और कम्युनिकेट आप कैसे करोगे, सेमिनार्स होगा, ईमेल्स होंगे वगैरह वगैरह, वैसे कम्युनिकेट करोगे। इसके अलावा कंट्रोल एक्टिविटीज, मैं वापस बोल रहा हूं सर ये क्या चल रहा है। ओके ये चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर देयर? 5। अब हर एक कंपोनेंट को आपको समझना पड़ेगा। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट को आपको ये समझना पड़ेगा। ओके रिस्क असेसमेंट को आपने ये समझ लिया, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज को बाद में देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम को आपने ये समझ लिया। अब कंट्रोल एक्टिविटी को समझ रहे। कंट्रोल एक्टिविटी को 4 चीजें समझनी है, एकदम क्लियर है। परफॉर्मेंस रिव्यू, ओके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल एंड सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये 4 चीजें आपको समझनी है। इसके मैंने एग्जांपल क्लास में दिए थे, ओके ओफू भी समझाए थे, और आपको बताया था एमसीक्यू में आ सकता है। तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस रिव्यू क्या होता है? ओके आपने कुछ बजट सेट किए होंगे, आपने कुछ टारगेट सेट किए होंगे, टारगेट में बराबर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इसको कंपेयर करके आंसर कर लो, परफॉर्मेंस रिव्यू करो। ओके यानी कंपेयरिंग बजट्स विद एक्चुअल्स विद बजट, एंड जो भी डेफिशिएंसी आई होगी, प्लस माइनस जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वेरिएंस आया होगा, उसके लिए आप स्टेप्स लोगे, दैट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस रिव्यू। ओके सर सेकंड पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल मतलब यूजर आईडी, पासवर्ड्स वगैरह जो हो गए वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल है। फिजिकल कंट्रोल्स, ओके भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड्स है, लॉक्स है, डोर्स है, सीसीटीवी कैमरा है। वापस बोल रहा हूं कंफ्यूज मत हो, मैनुअल ऑटोमेटेड कंट्रोल नहीं पढ़ रहे, मैनुअल ऑटोमेटेड नहीं पढ़ रहे, मैनुअल ऑटोमेटेड नहीं पढ़ रहे, ये कंट्रोल एक्टिविटीज है। ये कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए? तो 4 एक्टिविटीज होनी चाहिए। परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल होना चाहिए, फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मेकर एंड चेकर होने चाहिए। तो अब मैं अगर क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, और मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, ओके भाई सुनो बजट सेट किया, बजट को एक्चुअल से कंपेयर करना है, और एक्चुअल से कंपेयर करने के बाद व्हाट एवर वेरिएंस विल बी देयर, ओके उसको अपन स्टेप्स लेंगे। दिस इज विच पार्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी? तो कौन सा लिखोगे आप? विच पार्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी? दिस इज विच पार्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी? दिस इज विच पार्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी? ओके ये होगा परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर मैं बोल रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, ये सब है, विच पार्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी? फिजिकल कंट्रोल।
यूजर आईडी पासवर्ड्स है, ओके ये सब रहेगा। कौन सा कंट्रोल है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल है, इंक्रिप्शन है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल है। आई होप याद है बड़ी। ओके बैंक रिको है, तो मेकर, एक मेकर है एक चेकर है, ओके ये क्या है? सेक्रेशन ऑफ ड्यूटीज है। मेकर चेकर है, या डबल पर्सन जो सुपरवाइजरी रिव्यू कर रहा है, एक सुपरवाइजरी ये पॉइंट कर रहा है, सेक्रेशन ऑफ ड्यूटीज। आई होप ये कंट्रोल एक्टिविटीज का कॉन्टेक्ट समझा बड़ी। एंड लास्ट पॉइंट मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑनगोइंग एंड सेपरेट मॉनिटरिंग। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग मतलब ओके सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और कंटिन्यूसली कोई चेक कर रहा है, और सेपरेट मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है और बाद में महीने के एंड में अपन चेक कर रहे हैं। यूजुअली इंटरनल ऑडिट टीम कैसी होती है उसके ऊपर ये मॉनिटरिंग होता है। इंटरनल ऑडिट टीम अगर अच्छी रही तो मॉनिटरिंग तोड़ होगा, इंटरनल ऑडिट टीम नहीं है तो मॉनिटरिंग अलग तरह से होगा, मैनेजमेंट कुछ करेगा। ये पेज आपका इंटरनल कंट्रोल का मेन हिस्सा खत्म करता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल हिस्सा इसके अगले पेज पे जाएगा, लेकिन ये मेन हिस्सा खत्म करता है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। आई होप ये क्लियर है क्या बड़ी? क्या ये सबको याद आया क्या? बड़ी 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 सब लोगों को रिकॉल हुआ है क्या मालिक? ओके तो इंटरनल कंट्रोल का मेन हिस्सा। तो अब मेरा क्वेश्चन, ये स्क्रीन पे कितने क्वेश्चन चल रहे हैं? स्क्रीन पे एक देखोगे, पहला क्वेश्चन है पर्पस। सबके आत्मा इधर देखो, पर्पस जो जो आत्मा कंटेंट कंट्रोल कर रखे हैं उनको देखो। हाँ भाई, पहला अपन ने देखा पर्पस, दूसरा अपन ने देखा बेनिफिट, तीसरा देखा लिमिटेशन, चौथा देखा कंपोनेंट, और ये सब कंपोनेंट के आंसर। तो आप देखो धीरे धीरे मैंने डेटा लिया है, मैंने कहीं पर भी हरी नहीं कर रहा हूँ। क्लास में भी अपन ऐसे ही किया, आपने भी ऐसे ही करना है। आप घाई करोगे तो गड़बड़ करोगे। तो सर इसके बीच में और कुछ डाला हुआ है, वो है ओके ये चार कॉन्सेप्ट्स। ये चार कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला ओके व्हाट रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर, फैक्टर्स टू डिटरमाइन। ओके इसको अपन बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर आपको याद है ये 6 पॉइंट एकदम इजी आंसर है। सबसे पहले ओके अगर रिस्क फ्रॉड का है तो सिग्निफिकेंट रिस्क है, रिस्क रिलेटेड पार्टी का है तो सिग्निफिकेंट रिस्क है, रिस्क एस्टिमेट्स का है तो सिग्निफिकेंट रिस्क है, रिस्क लॉ एंड रेगुलेशन का है, एएफआरएफ का है सिग्निफिकेंट रिस्क है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन का है सिग्निफिकेंट रिस्क है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन का है सिग्निफिकेंट रिस्क है। ये 6 पॉइंट। पहला पॉइंट व्हाट आर द फैक्टर्स टू डिटरमाइन अ सिग्निफिकेंट रिस्क और व्हाट आर द फैक्टर्स टू डिटरमाइन ओके स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर। यानी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन से आरएमएम में हमने स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर करना चाहिए। मैं कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, मैं गड़बड़ मत करना, सब क्वेश्चन एकदम तोड़ जाने चाहिए भाई, सारे क्वेश्चन तोड़ जाने चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं भाई, ओके मैं वापस बोल रहा हूं गड़बड़ मत करना। कौन से ऐसे रिस्क है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क माना गया है, या कौन से ऐसे रिस्क है जिसके अंदर स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर करने की जरूरत है। व्हाट आर द वेरियस रिस्क व्हिच रिक्वायर स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर, और व्हाट आर द वेरियस रिस्क और वेयर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन आर रिक्वायर्ड, और व्हाट आर द सिग्निफिकेंट रिस्क। तो सिग्निफिकेंट रिस्क आर हाउ मेनी? 6। सबसे पहले इफ द रिस्क इज ऑफ फ्रॉड, पहला पॉइंट। सेकंड इफ इट इज अबाउट रिलेटेड पार्टी, इफ इट इज अबाउट वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी एस्टिमेट्स, एंड इफ इट इज अबाउट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और लॉ लीगल रिक्वायरमेंट। ओके नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एंड आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये 6 कॉन्सेप्ट सबको समझ में आएगा? मेरे आराम से चाहिए, ये 6 के 6 पॉइंट सबके दिमाग में जाना चाहिए। ये 6 पॉइंट है एसआर का पॉइंट, सिग्निफिकेंट रिस्क। तो मैंने अगर कभी भी पूछा सिग्निफिकेंट रिस्क कितने हैं, 6 है। वर्ड कौन से ऐसे रिस्क है जिसको स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन चाहिए, ये 6। लेकिन ये 6 में से भी 2 ऐसे रिस्क है, 2 ऐसे रिस्क है जो इनहेरेंट रिस्क है, इनहेरेंट है, 2 वर्स्ट है। 6 तो है ही है, लेकिन 6 में से भी 2 एकदम वर्स्ट है। ओके तो ये आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क, ओके जिसको इनहेरेंट रिस्क बोला जाता है, या जिसके लिए ओके जिसमें कंट्रोल रिस्क ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, कंट्रोल रिस्क ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके लिए इनहेरेंट रिस्क जैसा होगा, या जिसमें डिटेक्शन रिस्क ज्यादा रहने की संभावना है, डिटेक्शन रिस्क ज्यादा रहने की संभावना है, रिस्क ऑफ मटेरियल ड्यू टू फ्रॉड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड पार्टीज। ये 2 केसेस आपको ध्यान रखना है, और ये मैंने क्लास में बताया था। ओके ये रिलेटेड पार्टी का मैं अभी आगे अपन नेक्स्ट ये इसमें जाएंगे, ओके नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें मैं समझा भी दूंगा। फ्रॉड और रिलेटेड पार्टी ऐसे है कि आपने को समझेंगे, क्योंकि अगर सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड हुआ तो तुम क्या ही कर लोगे। रिलेटेड पार्टी के इसमें भी आप कैसे करोगे, मैनेजमेंट के कुछ रिलेटेड पार्टी हो गए, वो बताएगा ही नहीं कि ये रिलेटेड पार्टी है और उसने ट्रांजेक्शन कर लिया होगा, वो बताएगा नहीं, तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा? हाउ यू विल कम टू नो दैट देयर इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, और तो उस केस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ये मालूम करना बहुत मुश्किल होगा बड़ी। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है बड़ी। तो भाई साहब झेपा क्या, झेपिंग और नॉट झेपिंग? ओके तो मेरे को बताओ, तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट रिस्क आर देयर, 6। आउट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क विच आर द रिस्क जहां पर इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है, इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है, आरएमएम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 2 रिस्क, फ्रॉड एंड रिलेटेड पार्टी वाले रिस्क, यानी ऊपर में से 2 में से वो रिस्क है। उसके अलावा 2 और क्वेश्चन है, आरएमएम वाले क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन एंड सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके क्या जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है या जजमेंटल ट्रांजेक्शन है, क्या इसमें ओके आरएमएम ज्यादा होता है? जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है ओके या जजमेंटल ट्रांजेक्शन है, क्या इसमें आरएमएम ज्यादा होता है? आंसर इज यस। व्हाई, व्हाट आर द रीजन व्हाई आरएमएम इज मोर इन दिस ट्रांजेक्शन? तो इसके 4 रीजन, इसके 2 रीजन। 4 रीजन क्या है? फर्स्ट
ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, वाई नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। अच्छा, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन याद है क्या सबको? भाई होप याद होगा, नहीं याद होगा तो भाई याद दिला देता हूं। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन मतलब जो रिकरिंग नहीं है, और रिकरिंग नहीं है, रूटीन नहीं है, तो पॉलिसी प्रोसेस नहीं है। तो अगर पॉलिसी प्रोसेस नहीं है तो आरएमएम ज्यादा होना ही है ना। और उसके कारण क्या है? 4, क्योंकि अभी इसमें मैनेजमेंट इंटरवेंशन ज्यादा होगा क्योंकि पॉलिसी प्रोसेस नहीं है। सेकंड, मैन्युअल इंटरवेंशन ज्यादा होगा क्योंकि मैन्युअली कैलकुलेशन करना होगा। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर उसके लिए कर सकता है जो रूटीन है। तीसरा सिनारियो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा कि जिसका कोई बेस ही नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, नॉन रूटीन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, नॉन रूटीन का नेचर ऐसा होता है जिसके लिए क्या नहीं होता है? पीपी नहीं होते, पॉलिसी प्रोसीजर नहीं होते हैं। बात खत्म। तो मेरा क्वेश्चन क्या आया? देखो 4 क्वेश्चन मैं सॉर्ट कर रहा हूं, एकदम अच्छे से तोड़ रखना। अगर मैंने बोला सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सा है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन किसमें चाहिए? ये 6। ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क है जिसमें इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है? ये 2। ओके, ऐसे कौन से ऐसे नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है जिसमें आरएमएम ज्यादा होने की संभावना है? उसके कारण क्या? 4। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन, ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड पॉलिसी प्रोसीजर नहीं होगा। अच्छा, नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन तो हो गया। ओके, जजमेंटल ट्रांजेक्शन में भी आरएमएम ज्यादा होता है। आंसर इज उसके 2 कारण। पहला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तुम इंटरप्रिटेशन अलग करोगे, मैं इंटरप्रिटेशन अलग करूंगा। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्लेक्स वाला है। क्या ये चारों क्वेश्चन सबको याद रहे? क्या ये चारों क्वेश्चन याद आए? क्या बड़ी चारों क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझा क्या? तो मैं वापस अब ये चीज मैं क्लियरली बता रहा हूं। तो अभी ये कंट्रोल का हिस्सा ही चल रहा है सर, कंट्रोल का हिस्सा ही है, लेकिन कंट्रोल के हिस्से में ये ज्यादा है, तो इसके लिए कंट्रोल्स काम नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे आपको समझेगा कि भाई आरएमएम ज्यादा है नहीं है, असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का कॉन्टेक्स्ट ज्यादा है कि नहीं है। एंड ये करते वक्त अपने लिए लास्ट आंसर जो कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में आता है, ओके, इसमें कंट्रोल की कहानी खत्म हो जाती है। ओके, दैट इज कंट्रोल का इवैल्यूएशन करना जरूरी है। तो कंट्रोल का इवैल्यूएशन करते हैं तो क्या करते हैं? अच्छा, उसके पहले अगर मैं इधर नोट में नहीं है लेकिन मैंने आपको ऊपर लिखा दिया है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएशन, डिजाइन ऑफ कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ कंट्रोल एंड टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। याद आया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ कंट्रोल एंड टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ कंट्रोल एंड टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल मैंने ऊपर लिखा दिया है। ओके, ये वाला आपका है IOI इन ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन, ये आंसर आएगा। ओके, ये याद रखने का। अब इसके साथ है, क्या इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करना चाहिए? आंसर इज यस। सर कितने मेथड्स है? याद रखना, अगर मैंने बोला ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस कितने हैं? ICA, ORR, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं ओके मुझे इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन करना है, इंटरनल कंट्रोल का क्या करना है? इवैल्यूएशन, उसके कितने मेथड्स है? ये मेथड्स रहेंगे। याद रखना, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, उसके टेक्निक्स कितने हैं? वो ऐसे 520 में आएगा। ओके, तो ऐसे टेक्निक्स, ऑडिट प्रोसीजर, मेथड्स मिक्स मत करना। ये मेथड जो 4 पढ़ रहे हो, इट इज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? तो सबसे पहला है नैरेटिव रिकॉर्ड, दूसरा है चेकलिस्ट, तीसरा है इंटर क्वेश्चनर एंड चौथा है फ्लो चार्ट। नैरेटिव रिकॉर्ड में क्या क्या होगा सर? सबसे पहला पॉइंट, अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो मेरे को बताओ, वहां पर पॉलिसी प्रोसीजर होने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए वहां पर आप जो भी मैनेजमेंट काम कर रहा होगा उससे आप पूछोगे कि आप काम कैसे करते हो, और अल्टीमेटली आप डॉक्यूमेंट करोगे। इसमें एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर आपको 2 चीज करनी होगी, इंक्वायरी भी करनी होगी और ऑब्जर्व भी करना होगा कि एक्चुअली ऐसे काम कर रहा है कि नहीं। उसने तो बोला है लेकिन काम कर रहा है कि नहीं। तो इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टूल इसमें आप यूज करोगे, मेथड में, नैरेटिव मेथड में आप ये करोगे। लेकिन नैरेटिव मेथड का एक दिक्कत यही है कि ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैनेजमेंट छोड़ के चला गया और दूसरा कोई बंदा आया, दूसरा एम्प्लॉय आया, वो अपने तरीके से काम करेगा। तो तुमने जितना रिकॉर्ड नैरेटिव बनाया होगा वो सारा का सारा पिछले वाले के, जो पिछले वाले से पूछ के बनाया होगा, नए वाले के लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम फॉलो थोड़ा कर रहे हैं, दोनों सेम फॉलो थोड़ा कर रहे हैं। तो कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, ओके, ये देता है। recommend in case where no formal control is there, and most important suited for small business। and disadvantage क्या है? quite difficult है। identify weakness बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर बेंचमार्क ही नहीं है। एंड अगर कुछ चेंजेस हुए तो उसको इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय चेंज हुआ तो इनकॉर्पोरेशन रहेगा। चेकलिस्ट, ओके, चेकलिस्ट एंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिंपल है, खाली चेकलिस्ट में हम फिल करते हैं, क्वेश्चन में सामने वाला फिल करता है। कॉमन कौन सा है? क्वेश्चनर है। कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है? क्वेश्चनर है। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड और क्वेश्चन व्हिच मेंबर और ऑडिट स्टाफ मस्ट फॉलो, ओके, ये ऑडिट स्टाफ के लिए रहता है। एंड आंसर्स आर यूजुअली यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चनर में भी है, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, मोस्ट वाइडली यूज है। याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं, सबसे कॉमनली यूज कौन सा है? क्वेश्चन है, सबसे कॉमनली यूज क्वेश्चन है, ये याद रखने का। यस आंसर डिनोट सेटिस्फैक्टरी, नो आंसर सजेस्ट वीकनेस। एंड फ्लो चार्ट है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, बर्ड आई व्यू देता है, ये याद रखना यार। कौन सा इज वे है प्रिपेयरिंग का, ओके। सो चारों है अपने अपने एमसीक्यू में, थियरी आई तो इजी आंसर है। भारत माता की जय। जेपा क्या?
तो मेरे बहुत सारे भाई लोग पंटर लोग चले गए, क्योंकि यही मैंने आपको बताया था, इट्स डिफिकल्ट टू, ऐसा हो सकता है। तो इसको धीरे धीरे आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, होते जाएगा, आपके हाथ में आते जाएगा बड़ी। क्या ये चीज क्लियर है बड़ी इधर तक? ओके, एंड दिस ब्रिंग द लास्ट क्वेश्चन, जिसे इंटरनल कंट्रोल की कहानी को अपन क्लोज कर सकते हैं। क्या सर इवैल्यूएशन करने के बेनिफिट है? अपन ने जो इवैल्यूएशन किया, आंसर है बेनिफिट तो है ही ना सर। क्या बेनिफिट है? तो इसके मैंने जोड़ियां बनी थी, मैं इसको 6-7 पॉइंट में याद रखाऊंगा, बाकी 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, वो आपका चॉइस है। पहला पॉइंट, एरर फ्रॉड मिलेगा, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मुझे मालूम पड़ेगा कैसा है। फिर इसका मतलब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मेरे को समझेगा, और एडमिन कंट्रोल। तो पहले 4 को रट लो। सबसे पहले एरर फ्रॉड मालूम पड़ेगा, एरर फ्रॉड मालूम पड़ेगा, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये जो 4 मेथड की है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि एरर फ्रॉड मालूम पड़ेंगे। सेकंड, मुझे मालूम पड़ेगा इनका पूरा सिस्टम कैसा है। तीसरा, मुझे मालूम पड़ेगा इनका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि नहीं, चोमू है। एंड चौथा, मुझे समझेगा इनके एडमिन कंट्रोल कैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कैसे है। ये 4 पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि आपका जो पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितने पर्पस है? 4। ये 4 में से आपके 2 पर्पस आगे, 2 जोड़ी बन जाती है। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स मालूम पड़ेगा, रिलायबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स मालूम पड़ेगा, तो 5वां और 7वां आ गया आपके लिए, याद आया बड़ी। और इसके अलावा आप देखिए, ओके, आपको 2 और क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। पर ये 6 पॉइंट तो आपको मैं रटा देता हूं, ये 6 पॉइंट आपको रटने के आसान हो गए। अभी आप देखो, और उसमें पॉइंट क्या क्या, मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, ओके, एग्जामिनेशन कितना करना है मालूम पड़ेगा, अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक 100% और सैम्पलिंग बेसिस जाना है, कंट्रोल वीक है, एक्सेस अच्छे है, और आप सजेशन भी दे सकते हो इंप्रूविंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो मैं वापस बता रहा हूं, ये 6 पॉइंट मैं आपको रटा दूंगा, 6 पॉइंट रटा दूंगा, मतलब 6 पॉइंट मैं आपको बोलूंगा 1 2 3 4, और उसके बाद 5 एंड 7। ये 6 पॉइंट मेरे लिए थोड़ी याद रखने के लिए है। बाकी 2 पॉइंट आपको जो बेटर लगते हैं उसको आप क्लोज कर सकते हो मालिक। तो यहां पर इंटरनल कंट्रोल की कहानी खत्म हो गई। तो अपना ऐसे 315 मोटा मोटी खत्म हो गया। मोटा मोटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑटोमेटिक कंट्रोल मैंने छोड़े हुए हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल मैंने क्लास में भी छोड़े, मैंने बताया आपको एमटीपी आरटीपी के टाइम पे इसको करने का, तो ज्यादा हेडेक करने का नहीं आता। ओके, तो ये एक पेज 8 अपन एमटीपी आरटीपी आने के बाद ओके टीआरबी से करेंगे, उसके बाद वापस मैं इसमें से रिवाइज करा दूंगा फटाफट। लेकिन आई होप इधर तक की कहानी, ऐसे 315 की कहानी क्लियर है। ये 3 पेज आपको बहुत तोड़ याद रखना है। इसके बाद आता है मटेरियलिटी, जो आप मेरे ख्याल से सबको याद आ जाना चाहिए। मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी इजी स्टैंडर्ड है। मटेरियलिटी और 330 ये क्लोज करते हैं, और फिर बाद में टाइम आउट लेते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो अपन फिर टाइम आउट ले लेंगे। 1 घंटे का सेशन हुआ है अपना ये ऑल टुगेदर चैप्टर 4 के। इसमें मैंने डिटेल्ड में एक एक कंट्रोल के पॉइंट्स बता दिए। मेरे को बता दो, कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट का सबको क्लियर है, याद है सबको? फिर ऐसे 320 में जाते हैं, 320 और 330 में जाते हैं बड़ी। तो एक एक पेज का आंसर है, 320 भी आराम से आ जाना चाहिए। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक खाली है, जिसको याद आएगी नहीं आएगी मालूम नहीं, याद आया कि नहीं आएगा। बढ़िया, डन डन डन। महेश, श्रेया, बता दो एक बार। इसके बाद और 2 घंटे अपने को सेशन लेने का भाई, तो मतलब अभी ऑलमोस्ट अपन आधा घंटा ये कवर करेंगे, उसके बाद और 2 घंटे तो इंटैक्ट करना है ना भाई? मोटिवेटेड हो ना भाई करने के लिए? हाँ या ना? मोटिवेटेड हो या नहीं तोड़ मालिक? एक बार बता दो भाई, मेरा मोटिवेशन भी तो तुम पे ही निर्भर है। बढ़िया। तो अपन 320 ओके ये पेज और 330 ये क्लोज करते हैं, और उसके बाद फिर एक टाइम आउट लेते हैं। टाइम आउट के बाद फिर अपन लास्ट 500 की सीरीज के जो बढ़िया, बस आई वॉन्ट दैट ऑडियंस बड़ी, एक चिंगारी चाहिए तुम्हारे अंदर। माँ कसम वो चिंगारी अगर है ना, माँ कसम मैं वो चिंगारी को आग लगा सकता हूं आज। चलो मटेरियलिटी को चालू करते हैं भाई। मटेरियलिटी ऐसे 320 वापस थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे से ध्यान रखने का। ओके, अच्छा सर अभी तक जो मैंने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कैसे क्या है? मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आने की संभावना है इसमें से। पहले मतलब क्लास में बताया हुआ था 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है मटेरियल से क्वेश्चन आ गया तो उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। मटेरियल मतलब ये थोड़ा सा मतलब ब्रिजिंग वाला कॉन्टेक्स्ट है यार। मतलब ऐसा ऐसा एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली तैयार कर लो, लेकिन थियरी के लिए एक ऐसा हो सकता है कि यू मे टेक थोड़ा सा रिस्क विद कंट्रोल्स का पॉइंट। व्हेन आई एम सेइंग थोड़ा सा रिस्क, मतलब हो सकता है 19-20 वर्डिंग ऊपर नीचे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे मत होने दो। ओके, आइदर यू मे राइट इन योर ओन लैंग्वेज, और लैंग्वेज मतलब ओन वर्ड्स, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाइज इंटैक्ट शुड बी देयर। यू कैन थोड़ा सा कूल काम कर सकते हो आप इसमें। ओके, बढ़िया, आगे चलते हैं। ओके, अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 9 पे। सबसे पहले मटेरियलिटी पॉइंट पहला डिस्कशन आता है। मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, ये दिमाग में रखिए। सेकेंडली, मटेरियलिटी इज ऑलवेज अबाउट अमाउंट, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि अगर फ्रॉड रहा तो मटेरियलिटी अमाउंट 1 रुपए का भी फ्रॉड रहा तो फ्रॉड रहेगा, उसमें मटेरियलिटी नहीं देखेंगे।
तो मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से नहीं होता है। तो पहला पॉइंट, मटेरियलिटी में सर क्या होता है? मटेरियलिटी अगर मटेरियलिटी कौन डिफाइन करता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिफाइन करता है मटेरियलिटी, तो उसके अंदर तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मटेरियलिटी इज बेसिकली मिसस्टेटमेंट इज इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसिडर्ड मटेरियल। ओके, अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सर, क्या? इफ इट इज इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। क्या डिसीजन? इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। अगर इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो फिर वो मटेरियल माना जाएगा, वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल माना जाएगा। सर ये मटेरियलिटी खाली अपन अपना जजमेंट लगाएंगे या बाकी सराउंडिंग सर्कमस्टेंस भी देखेंगे? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। यानी यू नीड टू चेक नॉट ओनली अमाउंट, यू नीड टू चेक द अदर सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो। खाली एक फैक्टर को ध्यान में मत रखिए, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करिए और अकॉर्डिंगली मटेरियलिटी सेट करिए। जजमेंट अबाउट मैटर्स दैट आर मटेरियल टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन नीड वाले यूजर्स को हम ध्यान में रखते हैं। तो सर ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या मटेरियलिटी कौन डिफाइन करेगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूजुअली मटेरियलिटी डिफाइन करेगा, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जब मटेरियलिटी डिफाइन करेगा तो वो तीन चीजें ध्यान में रखेगा। तो तीन चीजें क्या ध्यान में रखेगा? मिसस्टेटमेंट मटेरियल जब हो सकता है जब वो इन्फ्लुएंस करेगा इकोनॉमिक डिसीजन। सेकंड, मिसस्टेटमेंट खाली कंसिडर नहीं करने का, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को भी ध्यान रखने का। एंड तीसरा सिनेरियो, ओके, कॉमन यूजर्स के हिसाब से अपन ध्यान रख रहे हैं, कॉमन यूजर्स को अपन नोट रख रहे हैं। यानी एक कंपनी रही, जैसे एग्जांपल मैं बहुत बार बताता हूं, वेदांता जो कंपनी रही उसमें यूजर्स कौन होंगे? जो डिविडेंड वाले होंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी है, ओके, उसके अंदर यूजर्स कौन होंगे? जो नेटवर्थ में इंटरेस्टेड होंगे, वे डिविडेंड में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। दिस इज हाउ द डिफरेंस कम्स इनटू पिक्चर। ये डिफरेंस है, डिफरेंस को ध्यान रखना पड़ेगा बड़ी। ओके, तो सेकंड सिनेरियो, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी कैसे करेंगे? तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? ओके, जब मटेरियलिटी ऑडिटर डिसाइड करेगा तो कुछ अजम्पशंस वो लेगा, किसके बारे में? यूजर्स के बारे में। सर वो कौन से अजम्पशन लेगा? तो ये मैंने काटा है, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट लिखना है, अजम्पशन फॉर यूजर्स। मतलब ये अजम्पशन कौन लेगा? अजम्पशन लेगा ऑडिटर, लेकिन ये किसके बारे में लेगा? यूजर्स के बारे में। वो क्या अजम्पशन लेगा? चार अजम्पशन लेगा। पहला, यूजर को तोड़ नॉलेज है, ओके, बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया तो ही इज अवेयर अबाउट द नॉलेज ऑफ बिजनेस। सेकेंडली, ही अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L, बैलेंस शीट एंड अदर थिंग्स उसको समझ में आता है। तीसरा, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड, ही रिकॉग्नाइज दैट देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन जजमेंट, तो देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मटेरियलिटी मैंने किया होगा, मतलब ऑडिटर ने मटेरियलिटी डिस्कस की होगी, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन। दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। तो देयर आर टू क्वेश्चंस व्हिच इज डायरेक्टली क्वेश्चन, ओके ओके, दिस इज टू लॉजिकली ये देखना है। आई होप ये समझ में आ रहा है बड़ी, सबके दिमाग में जा रहा है क्या बड़ी? पक्का? ओके, तो टू थिंग नीड टू बी टेकन केयर। ओके, टू थिंग्स क्या है? दो चीजें क्या है बड़ी? सबसे पहला मटेरियलिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड सेकंड विल बी फॉर अजम्पशन। दो क्वेश्चन सेपरेट है। अब आते हैं मटेरियलिटी दो लेवल पे सेट की जाती है। सर व्हाट आर द टू लेवल वेयर मटेरियलिटी सेट? वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड वन इज असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मटेरियलिटी कंपलसरी सेट करनी पड़ेगी। असर्शन लेवल पे इफ फैक्टर्स आर देयर यू कैन सेट एट असर्शन लेवल, अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी इज कंपलसरी। आई होप दिस पॉइंट you are able to recall. Okay, there are two more points. One is performance materiality and one is revision in materiality. There are two different points. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है, रिवीजन इन मटेरियलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये चार कॉन्सेप्ट को अपने को पढ़ना है। तो चार कॉन्सेप्ट को क्या क्या पढ़ना है उसको अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ओके अपन ये डिस्कस करते हैं, ओके व्हाट इज पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी को सेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी के लिए क्या सेट करना है? तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सेटिंग ए मटेरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। मेरे को बताओ मटेरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल कंपलसरी है ऑप्शनल है? कंपलसरी है। मटेरियलिटी एट असर्शन लेवल ऑप्शनल है। तो याद रखना ये बेंचमार्क जो है ना, ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ये कंपलसरी है। असर्शन लेवल वाली मटेरियलिटी ये वाला आंसर है ना, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब ओके अगर ये होगा तो ऑडिटर ने मटेरियलिटी सेट करनी है, अदरवाइज मटेरियलिटी शुड बी सेट एट विच लेवल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। व्हाइल सेटिंग एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी ओके ऑडिटर शैल कंसीडर विच फैक्टर्स। बेंचमार्क बताना है उसको, बेंचमार्क मतलब किसी का तो परसेंटेज लूंगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, बिकॉज ऑडिटर इज कंसीडर्ड एज ए होल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। याद है ना बड़ी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, इसलिए मटेरियलिटी शुड बी सेट एट विच लेवल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो व्हाइल सेटिंग एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, तो ऑडिटर विल टू डिटरमाइन द बेंचमार्क कितनी चीजें लेगा? चार। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ओके ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, यूजर्स का इंटरेस्ट किस में है, नेचर ऑफ एंटिटी, उनका लाइफ साइकिल और ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, एंड वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क ज्यादा वोलेटिल है तो वो मत लो, बेंचमार्क कम वोलेटिल है वो ले लो। एलिमेंट्स क्या है, ओके नेटवर्क चाहिए, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड क्या लेना है। अटेंशन, यूजर किस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, या नेटवर्थ में, किस में है। एंड भाई नेचर ऑफ एंटिटी, इंट्रो फेज, ग्रोथ फेज क्या है, ये सब फैक्टर्स होंगे बेंचमार्क के लिए।
अब क्वेश्चन है, इसमें से जो भी आप बेंचमार्क लो, क्वेश्चन है बेंचमार्क क्या क्या हो सकता है। तो आगे मैंने लिखे हुए हैं, जिसके पास नोट्स ऑलरेडी है गुड इनफ, जिसमें नहीं रहेंगे तो आप ये नोट कर लेना। अदरवाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेरा पूरा ये रिकॉर्ड करके कल पूरा होने के बाद ये पूरी शीट जिसमें मैं लिख रहा हूं उसको मैं अपलोड कर दूंगा वापस टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वहां से आप चेक कर सकते हो, वहां से अपडेट कर देना। बेंचमार्क क्या क्या हो सकता है? बेंचमार्क प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, नेटवर्थ हो सकता है। सर परसेंटेज कितना आना चाहिए? डिपेंड्स होगा कि आप बेंचमार्क क्या लोगे। बेंचमार्क अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया तो परसेंटेज कम होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया तो परसेंटेज ज्यादा होगा। ओके सर, डेटा कौन सा लेंगे बेंचमार्क के लिए? जो बेंचमार्क है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू, नेटवर्थ, ये डेटा कौन सा लेंगे? तो ये बोलते हैं डेटा 3 ले सकते हो, क्योंकि मटेरियलिटी आपको स्टार्टिंग में सेट करनी पड़ती है। मटेरियलिटी प्लानिंग में आपने पढ़ा ना, प्लानिंग 300 में मटेरियलिटी शुड बी सेट एट प्लानिंग स्टेज, याद है ना? बिफोर प्लानिंग वाला मटेरियलिटी 5 फैक्टर्स थे मटेरियलिटी। तो भाई उसके लिए डेटा क्या लोगे? अभी डेटा तो भाई ईयर एंड होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, लेकिन उसके पहले अगर मटेरियलिटी मुझे स्टार्टिंग में सेट करनी है तो मैं ईयर एंड तक थोड़ा वेट करूंगा। तो डेटा कौन सा लूंगा? प्रायर पीरियड, पिछले साल का डेटा लूंगा, बजट लूंगा, या अप टू डेट पीरियड का लूंगा। अप टू डेट पीरियड मतलब क्या? जून में ऑडिट चालू कर रहा हूं तो जून का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होंगे तो उतना ले लूंगा, या उनके बजट लूंगा, या प्रायर पीरियड। ये 3 है, डेटा कौन सा लिएगा? तो याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए कितने क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन ये और ये 3 क्वेश्चन। ओके तो एक क्वेश्चन ये रहेगा फैक्टर्स क्या है बेंचमार्क के, और ये एक क्वेश्चन बेंचमार्क क्या हो सकता है, परसेंटेज क्या हो सकता है, डेटा क्या हो सकता है। अब ये डेटा के बेस पे एक आंसर मैं क्लोज करना चाहता हूं आपके लिए। मेरे को बताओ, ओके डेटा अपन कौन सा ले रहे हैं बेंचमार्क के लिए? डेटा कौन सा ले रहे हैं अपन बेंचमार्क के लिए? प्रायर पीरियड, बजट, या अप टू डेट ले रहे हैं? क्या जब करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेगा, करंट ईयर का यानी अब इमेजिन करो 25-26 का ऑडिटर हो आप, ओके आपने ये बेंचमार्क लिए 24-25 के, ओके अब 31 मार्च 26 में आओगे तो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो चेंजेस होंगे ना बड़ी कंपेयर टू प्रायर। तो क्या इसकी वजह से एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है? आंसर इज यस। इसको बोलते हैं अपन मटेरियलिटी में रिवीजन करना। क्या करना बड़ी? मटेरियलिटी में क्या करना? रिवीजन। तो देयर कैन बी रिवीजन इन मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी में रिवीजन करना चाहिए, याद रखिए मटेरियलिटी में रिवीजन करना चाहिए। भारत माता की जय। झेपा क्या? मटेरियलिटी में रिवीजन करना चाहिए, आंसर इज यस। रिवीजन कैन बी अपवर्ड ऑल्सो, डाउनवर्ड ऑल्सो। अपवर्ड हुआ इसका मतलब भाई यार एग्जांपल, मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या लिए थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने लिया था पिछले साल का, और वो लिया था 5 करोड़, उसके बेसिस पे मैंने परसेंटेज लिया था। इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ 15 करोड़, मेरे को बताओ क्या रिवीजन अपवर्ड होगा? आंसर इज यस। और इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ 1 करोड़, क्या डाउनवर्ड होगा? आंसर इज यस। तो रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रिवीजन इन मटेरियलिटी। आत्मा झेपा क्या? इसको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नहीं बोलते, रिवीजन इन मटेरियलिटी। क्या ये दिमाग में गया क्या? रिवीजन इन मटेरियलिटी, आंसर इज यस। आई होप ये क्लियर। और मटेरियलिटी करने से मुझे मदद किसमें मिल सकती है? राप, आरएमएम एंड फाप, ये 3 तो ठीक है, ये आपको रटना ही है। अब मैं बता रहा हूं रिवीजन इन मटेरियलिटी के सामने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, प्लीज गड़बड़ मत करना। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट ए लेस देन मटेरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल टू रिड्यूस टू एन एप्रोप्रिएटली लो लेवल द प्रोबेबिलिटी दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड्स मटेरियलिटी। ओके उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। इसको एकदम सिंपल वर्ड में बताओ तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वो हुई एग्रीगेट ऑफ undetected misstatement and uncorrected misstatement अगर if it exceeds materiality auditor will reduce materiality to an appropriately lower level is called okay performance materiality। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में हमेशा मटेरियलिटी लोअर लेवल पे ही जाएगी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में मटेरियलिटी हमेशा कौन से लेवल पे जाएगी? बड़ी लोअर लेवल पे जाएगी, ये याद रखना चाहिए आपने। इसको मैं छोटे सा एग्जांपल बताता हूं। ओके वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, undetected misstatement and uncorrected misstatement एक्सीड्स मटेरियलिटी, जो 320 में आपने सेट की थी मटेरियलिटी, ओके अगर ये एक्सीड कर रही है तो आप मटेरियलिटी को कम करोगे, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। जिसका एक ओफू आप ऐसे करो, एक मैं अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे नहीं बताता पर एसेशन लेवल पे बता रहा हूँ। एसेशन लेवल के लॉजिक में ध्यान रखना। 1 लाख की मैंने मटेरियलिटी सेट की थी सर, किसके लिए? इन्वेंट्री के लिए। 1 लाख की इन्वेंट्री है, 1 लाख की इन्वेंट्री है, उसके लिए मैंने मटेरियलिटी सेट की थी 10,000। 1 लाख की इन्वेंट्री है, मैंने मटेरियलिटी सेट की थी 10,000। ये 1 लाख की इन्वेंट्री टोटल है। इसमें तो 30,000 की इन्वेंट्री है जो मुंबई में है। मैंने मुंबई में चेकिंग कर ली एंड आई हैव डन एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके और उसमें मेरे को मिसस्टेटमेंट मिला, ओके कुछ 7,000 का मिसस्टेटमेंट मिला, मेरे को खुश हो गया, मैं ठीक है काम हो गया। लेकिन जो 70,000 की इन्वेंट्री है, 70,000 की इन्वेंट्री है, ये यूक्रेन में पड़ी है, यूक्रेन जहां पर मैं अभी जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? ओके मेरे लाइफ के लिए थ्रेट है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। भाई वो उड़ गया, बॉम्ब उड़ गया, मां कसम उड़ गया, खत्म हो गया, तो यूक्रेन में कौन जाएगा चेक करने के लिए? लेकिन 70,000 की इन्वेंट्री है। अब मेरे को बताओ, मैंने इन्वेंट्री अगर मैंने चेक की हुई है 30,000 की, जिसमें मुझे 7,000 में स्टेटमेंट मिला, मैं 10,000 से कंपेयर करूंगा तो ये लोअर है और मैं इसको इग्नोर करूंगा। लेकिन भाई ये 10,000 जो मैंने मटेरियलिटी सेट की थी वो 1 लाख के सामने सेट की थी ना बड़ी।
ओके, तो लॉजिकली मैंने चेकिंग तो खाली 30,000 का किया और उसमें मिसस्टेटमेंट मिला, तो ये गड़बड़ है। तो मेरे को एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि 70,000 में मिसस्टेटमेंट होने की कितनी संभावना है। अब ये एग्जैक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन संभावना देखेंगे। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ओके, यानी ये 7,000 मिसस्टेटमेंट, ओके, और इधर जो 70,000 है उसमें से कुछ मैंने 15 के मिसस्टेटमेंट मिलेगा, मैंने निकाला ये 70,000 मैंने 15 के निकाला मिसस्टेटमेंट। अब ये जो 7,000 मिसस्टेटमेंट है, ये जो 7,000 है, इसको बोलते हैं अपन अनकरेक्टेड, क्योंकि ये करेक्टेड नहीं है, ये पर ये चेक कर लिया मैंने। और ये जो 15,000 है, ये तो मेरे को मिला ही नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनडिटेक्टेड। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है, 320 बोलता है, अगर अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ये दोनों मिलके, ओके, दोनों मिलके मतलब समझा 15,000 प्लस 7,000, ये दोनों मिलके, अगर ये दोनों मिलके, ओके, अगर आपने जो मटेरियल डिसाइड की थी 10,000 उससे ज्यादा हो रही है, तो ऑडिटर ये 10,000 को कम करेगा, ओके, एप्रोप्रिएटली लो लेवल। अब एप्रोप्रिएटली लो लेवल क्या होगा, ये जजमेंट है, ओके, जैसे एग्जांपल इसका 30% चेक किया तो इसका 30% कैन बी मटेरियलिटी, ऐसा समथिंग लाइक दैट, बट मैं ये बोल रहा हूं जजमेंट है, ये लेवल पे सेट करेगा। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। मेरे ख्याल से समझ में आया परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी? नहीं आया तो वापस रिपीट करके देख लेना, बट मैंने समझा दिया एग्जांपल के साथ। आई होप ये लॉजिक रिकॉल हुआ बड़ी। तो परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी याद रखना, परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी दो लेवल, परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल पे कर सकते हैं। मैंने असर्शन लेवल के हिसाब से समझाई है, लेकिन ये सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए काम आती है। तो व्हाट इज द परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी? परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी क्या होती है? एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अगर ये एक्सीड करता है मैटेरियलिटी से, तो ऑडिटर मैटेरियलिटी को कम करेगा, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। याद रखना, रिवीजन इन मैटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी दोनों अलग अलग है। परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी में कम ही होता है, रिवीजन इन मैटेरियलिटी में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। रिवीजन इन मैटेरियलिटी कब चाहिए? जब आपका एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है और आपने जो मैटेरियलिटी सेट की थी वो प्रायर पीरियड पे थी और वो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आप क्या करते हो, आप मैटेरियलिटी में चेंजेस करते हो, दैट इज कॉल्ड रिवीजन इन मैटेरियलिटी। आई होप सबको ध्यान में आया, सबको ध्यान में आया, बड़ी बड़ी सबको क्लियर है बड़ी, हाँ या ना? एंड ओके, लास्ट पॉइंट इसका डॉक्यूमेंटेशन। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। और लास्ट पॉइंट, अब असर्शन लेवल पे मटेरियलिटी सेट करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? कंपलसरी है, ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, उसके फैक्टर्स क्या है? 3 फैक्टर्स। क्या लॉ रेगुलेशन बोलता है कि आपको असर्शन लेवल पे मटेरियलिटी सेट करना है? जैसे एग्जांपल, ओके, अगर आपको मालूम होगा, ओके, चेंजेस इन इक्विटी कब डिस्क्लोज करना है? 5% है, 5% के नीचे है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, 5% के ऊपर है तो आपको डिस्क्लोज करना होगा। ओके, तो लॉ रेगुलेशन है मटेरियलिटी एट असर्शन लेवल। ओके, दूसरा पॉइंट, ही डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू इंडस्ट्री। यानी एग्जांपल, ओके, जैसे ये फार्मा कंपनी है, उसमें आरएनडी बहुत सारा होता है, तो आरएनडी में छोटे मोटे ज्यादा हेडेक मत करो। अगर अपने उसको असर्शन लेवल पे मटेरियलिटी रख दो, हर चीज में एरर लेके जाओगे और पूरे टोटल में लेके जाओगे, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आरएनडी में क्या करो, आरएनडी में आप कुछ एक अमाउंट ले लो और उसको, उसके नीचे वाला कोई भी चीज रहा तो इग्नोर करते जाओ, बड़ा रहा तो आप लेके आओ उसको। एंड लास्ट पॉइंट है, अटेंशन ऑफ इज फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज बिजनेस। यानी इसका मर्जर एक्विजिशन कुछ हुआ रहेगा, तो मर्जर एक्विजिशन है तो मर्जर एक्विजिशन के हिसाब से क्या ट्रांजेक्शन हुआ, क्या हो, उसके नीचे कुछ छोटे अमाउंट को इग्नोर करो, बड़े अमाउंट को लेके जाओ। देखो, ये मटेरियलिटी जब आप असर्शन लेवल की मटेरियलिटी सेट करोगे तो आपको ये समझना होगा, छोटी चीजों को इग्नोर करते जाओ, एक एक रुपया आगे मत लेके जाओ, तब असर्शन लेवल पे मटेरियलिटी सेट करो। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या असर्शन लेवल पे मटेरियलिटी सेट करनी चाहिए? आंसर इज यस। जजमेंट है ऑडिटर का, ऑडिटर के जजमेंट को 3 फैक्टर दिए हुए हैं। लॉ रेगुलेशन बोल देगा, या तो उस इंडस्ट्री में कुछ होगा, या तो उस एंटिटी के एस्पेक्ट्स में कुछ ऐसी चीज होगी जिसमें वो मटेरियलिटी सेट करनी चाहिए। भारत माता की जय। एंड डॉक्यूमेंटेशन, मटेरियलिटी कौन सा होना चाहिए? मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, मटेरियलिटी लेवल असर्शन लेवल पे होनी चाहिए, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होनी चाहिए, एंड रिवीजन अगर कुछ भी लगा 1 से 3 में रिवीजन कुछ भी लगा तो करते जाइए। दैट्स इट। मेरे ख्याल से 320 सबको अच्छे से समझ में आया, मैंने सारा स्ट्रक्चर अच्छे से बता दिया है। कोई भी डाउट आया तो प्लीज बताइए। तो मेरे को बताओ 320 एक बार बरोबर बताइए, 320 बरोबर है क्या? सबको क्लियर है क्या 320? पक्का सबको झेप रहा है क्या 320? हम्म, तोड़ बड़ी, बढ़िया बढ़िया, सब लोग बताओ रे भाई, सब लोग बताओ। पक्का समझा? तोड़ मालिक। एंड दिस ब्रिंग टू द लास्ट स्टैंडर्ड 330। 330 को अपन क्लोज करेंगे, फिर अपन टाइम आउट लेंगे। फिर आप 15 मिनट टाइम आउट ले लेंगे, 15-20 मिनट में। उसके बाद चालू करेंगे 500 की सीरीज, जो अपना आज का लास्ट टारगेट होगा। 500 में 500, 501, 505, 510, 520, 530 और 550, बस। तो क्लोज करने का भाई इतना लोड लेना पड़ेगा अपने को। बढ़िया, पर समझा ना? पक्का सबको समझा? ठीक है, कुछ भी डाउट रहा तो बताइए। एंड लास्ट आता है 330। 330 इज ऑडिटर रिस्पांस टू एसेस रिस्क। ओके, 315 में अपन रिस्क एसेस किया था, उसका रिस्पांस इधर है। तो सर सबसे पहला पॉइंट, ओके, सबसे पहला पॉइंट जो इधर लिखा नहीं है वो आपने ध्यान रखना है। ओके, मैं इधर लिख दे रहा हूं ऐसे। 330 बोलता है, ओके, रिस्पांस आपके 2 तरह के रहेंगे। एक रहेगा ओवरऑल रिस्पांस, ओवरऑल रिस्पांस रहेगा, एक रहेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर।
ओके, ओवरऑल रिस्पॉन्स जब रहेगा जब आरएमएम एट कौन से लेवल पे रहेगा, एफएस लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कब रहेगा, जब आरएमएम एट असर्शन लेवल होगा। ये लिख लेना है आपको, इसके अंदर नहीं रहेगा, पर ये मेरे ख्याल से क्लियर है, एमसीक्यू के लिए नोट रख लेना। ओके, अब क्वेश्चन है, अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में असर्शन लेवल के लिए रहा तो आरएमएम एट असर्शन लेवल रहा तो ये अपन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अब जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करूंगा तो मैं दिमाग में क्या रखूंगा, फैक्टर्स क्या रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टर्स फॉर ओके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो सबसे पहला आप रीजन फॉर आरएमएम ढूंढोगे, क्योंकि असर्शन लेवल पे है तो उसका कारण क्या है, और कारण में लाइक्लीहुड क्या है, और रिलेवेंट कंट्रोल्स यूज कर रहे हो क्या। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा जिसमें जिसमें आरएमएम होगा। यानी मेरे को बताओ ओके याद रखना, इसमें 300 आइटम में से किसमें आरएमएम है, कुछ मालूम है क्या, नहीं, सब में आरएमएम हो सकता है। इसमें अपने को 260 और 40 क्लियर है, 260 और 40 था, इसमें आरएमएम ज्यादा है, इसमें आरएमएम बहुत कम है। याद आया बड़ी। अब मेरे को बताओ, जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करूंगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो काम होते हैं, टीओसी एंड एसपी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब मेरे को बताओ 260 में कंट्रोल टेस्ट करूंगा ही, पर 40 में कंट्रोल क्यों टेस्ट करूंगा, क्योंकि 40 में तो वैसे भी आरएमएम ज्यादा है, तो मेरे को काम ज्यादा ही करना है। वैसे ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही करना है, ऑडिटर को खाली सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मेन एजेंडा तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही है। तो भाई मेरे को ये बताओ मैं 40 में क्यों टीओसी करूंगा, आई होप समझ में आया। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन देखो, क्यों करूंगा उसके कारण मैं और कुछ बताऊंगा, पर पहला क्वेश्चन व्हाट आर द फैक्टर्स टू डिजाइन सब्सटेंटिव प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टीओसी करूं या एसपी करूं, टीओसी एसपी इस कॉम्बिनेशन को कैसे करें अपन, उसके लिए ये बोलते हैं दो चीज समझिए। सबसे पहला ओके रीजन फॉर आरएमएम ढूंढिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट के रीजंस क्या है, और उस रीजंस में दो चीज देखिए, उसका लाइक्लीहुड क्या है और कंट्रोल रिलेवेंट है कि नहीं है। एग्जांपल ओके अभी 260 और 40 में लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा है, कंट्रोल भी भंगार है, तो भाई इसमें सीधा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करो और परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेने की कोशिश करो। परसुएसिव मतलब मोर कंक्लूसिव। लेकिन ये 260 है, इसके अंदर लाइक्लीहुड कितना है, 260 में भी कुछ लाइक्लीहुड कम होगा, किसमें लाइक्लीहुड ज्यादा होगा, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, और उसका कंट्रोल्स कैसे है। तो कंट्रोल्स हमने इसके डिजाइन लिए थे अच्छे हैं, इसकी वजह से इसके अंदर कंट्रोल्स भी चेक करेंगे। भारत माता की जय। समझा क्या बड़ी। तो पहला क्वेश्चन याद रखना, इसमें फैक्टर्स बहुत रहेंगे, लेकिन शांति से अलर्ट रखे। What are the factors for further audit procedure? मैं वापस बोल रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें लिखा नहीं है चार्ट में, लेकिन वो आपको बाजू में मैंने बना दिया है, ये पहला क्वेश्चन है। मेरे को बताओ 330 में रिस्पांस कितने प्रकार के होते हैं। तो 330 में रिस्पांस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ओवरऑल रिस्पांस, एक होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ओवरऑल रिस्पांस क्यों होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्यों होता है, ये समझिएगा। अब क्वेश्चन है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को मैं डिजाइन कर रहा हूं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में डिजाइन कर रहा हूं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या होता है, दो चीज, टीओसी एंड एसपी। ये डिजाइन कर रहा हूं टीओसी कितना करना है, एसपी कितना, ऐसे पूरा डिजाइन बनाने का मेरे को, डिजाइन समझ रहा है, परफॉर्म करने के लिए, हाँ भाई प्लान करने के कंटेक्स्ट में। तो कितने फैक्टर ध्यान रखने हैं, दो। सबसे पहले आरएमएम एंड परसुएसिव ऑडिट। आरएमएम करते वक्त दो चीज देखनी है, उसके लाइक्लीहुड क्या थे और कंट्रोल रिलेवेंट था कि नहीं था। ओके यानी रिलेवेंट कंट्रोल थे, तो इसके लिए आरएमएम। आपने इधर आरएमएम कम क्यों बोला, मेरे को बताओ, इसमें आरएमएम कम क्यों ऐसे क्यों बोला, क्योंकि आपने कंसीडर किया है कि कंट्रोल अच्छे है। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपने रिलेवेंट कंट्रोल कंसीडर किया है क्या, हाँ, तो फिर इसमें टीओसी करो भाई। ओके अब यहां पर लाइक्लीहुड ओके इधर ज्यादा है, कंट्रोल कंसीडर किया क्या, नहीं, तो भाई यार सीधा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करो, और लिए परसुएसिव ऑडिट एविडेंस किसके लिए लो, 40 के लिए परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लो, बात खत्म, तोड़ मालिक, क्लियर बड़ी। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन ये गया 330 का रिस्पांस, ये दूसरा क्वेश्चन गया फैक्टर्स का। अब तीसरा क्वेश्चन है टीओसी का, ये सबसे मेन एजेंडा है और यही एक मेन आंसर है 330 में। बाकी तो उसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो आपको अगले ब्रेक के बाद अपन करेंगे, उसमें मिल जाएगा, जो 500 की सीरीज करेंगे उसके अंदर ही आपको मिलने वाला है। तो इसमें मेनली टीओसी का ही काम ज्यादा है, ये 5 क्वेश्चन आपको टीओसी के कवर करने हैं। तो सबसे पहला टीओसी का फुल फॉर्म, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर क्या टीओसी करना चाहिए क्या, आंसर इज यस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई वी शुड परफॉर्म टीओसी। तो उसके दो कारण हैं। पहला, मेरे को बताओ 260 में टीओसी करोगे कि नहीं करोगे, आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इधर कंट्रोल अच्छे है, इसलिए मैं इसका टीओसी करूंगा ताकि मुझे पता चलेगा कंट्रोल अच्छे है या नहीं है। आत्मा झेपा, मैंने जो सोचा था कि मेरे एक्सपेक्टेशन थे कि कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, अब मेरे को चेक करना है वेदर कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, इसलिए मैं टीओसी करूंगा। एंड सेकंड ओके ये 40 में मेरे को टीओसी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ 10 आइटम्स ऐसे हैं जिसमें अलोन सब्सटेंटिव प्रोसीजर विल नॉट गिव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी ये 10 आइटम ऐसे हैं कि जिसमें मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर भी लूंगा ना, 40 में से 10 आइटम्स आर लाइक दिस जिसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर भी लूंगा तो भी कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आएगा। तो 10 आइटम्स के लिए मैं टीओसी करूंगा। तो टीओसी क्यों परफॉर्म करते हैं, तो दो कारण, व्हाई वी परफॉर्म टीओसी बड़ी। तो टीओसी परफॉर्म एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, ये 260 को ले लो आप, इधर 260 का कॉन्टेक्स्ट ले लो। एंड दूसरा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एट अ सेशन लेवल, ये 40 में से 10 आइटम का कॉन्सेप्ट लो। समझ में आया बड़ी, समझा क्या बड़ी, समझा। तो टीओसी क्यों परफॉर्म करना चाहिए, तो टीओसी परफॉर्म करने के दो कारण, आत्मा झेपा। अब आगे एनटीई है, एनटी का फुल फॉर्म नेचर,
टाइमिंग, एक्सटेंट। ओके, ये तीनों को अपन क्लोज करते हैं अभी आराम से। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ये तीन क्लोज कर दीजिए, अच्छे से काम खत्म हो जाएगा। टीओसी का नेचर क्या होना चाहिए? नेचर यार, अब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ टीओसी। अगर आपको याद होगा नेचर, आईसीआईओआर में से क्या लोगे? ओके, अगर याद होगा, ओ याद आया, इंक्वायरी तो कंफर्म करनी है, लेकिन टीओसी में तीन में से कोई और करना पड़ेगा। सर क्या तीन में से और एक करना पड़ेगा? इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन कैन बी देयर, इंक्वायरी प्लस रीपरफॉर्मेंस कैन बी देयर, और इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन कैन बी देयर। आई एम सॉरी, कभी कभी हो जाता है ओवर एक्साइटमेंट। ओके, ये तीनों में से क्या तीनों चारों करने हैं? नहीं, इंक्वायरी प्लस इन तीन में से ही करना है। और उसमें भी क्या करना है? उसमें मुझे तीन सवाल पूछने हैं। ओके, ये कंट्रोल कैसे काम कर रहे हैं, ये कंट्रोल कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं कि नहीं, और ये कंट्रोल कौन परफॉर्म कर रहा है, ये देखना है। और देयर कैन बी रिलेटेड कंट्रोल ऑल्सो। एग्जांपल, व्हेन आई एम चेकिंग द डेटास, शुड आई चेक द कंट्रोल्स ऑफ सेल्स ऑल्सो? आंसर इज यस, बिकॉज रिलेटेड कंट्रोल्स है। तो ये भी कंट्रोल, सेल्स के भी कंट्रोल चेक करने के नहीं करने, उसके ऊपर भी निर्भर है। तो नेचर वाले कॉन्टेक्स्ट में टाइमिंग, ओके, कब चेक करें? ओके, ड्यूरिंग द पीरियड चेक करें, ईयर एंड में चेक करें, ओके, हर मंथ चेक करें, ओके, 3 मंथ्स के बाद एक चेक करें, ये टाइमिंग। एंड एक्सटेंड, कितना चेक करें, ज्यादा चेकिंग करनी, कम चेक करनी, सैंपल बेसिस पे। याद रखना, 100% टीओसी कभी परफॉर्म नहीं करोगे आप, ये दिमाग में बिठा के रखना। 100% टीओसी कैन नेवर बी परफॉर्म्ड, 100% टीओसी कैन नेवर बी परफॉर्म्ड। एम आई क्लियर? 100% टीओसी कभी परफॉर्म नहीं करोगे, लेकिन फिर सैंपल ज्यादा लो या कम लो, ये निर्भर किस पे होगा, ये डिपेंड किस पे होगा। ओके, वो एक्सटेंड होगा। तो ये तीन क्वेश्चन है, तीनों भी फैक्टर्स के क्वेश्चन है, पर तीनों फैक्टर्स के क्वेश्चन अलग अलग कंटेक्स्ट में जा रहा है। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से सबके दिमाग में बैठ रहा है कि भाई साहब तुमने बड़े बड़े चैप्टर उड़ा दिए। आज आप बड़े चैप्टर उड़ा दोगे, कल आपके ऊपर लोड नहीं रहने वाला, ये मेरी गारंटी है। कल अपन और शिद्दत से काम करने वाले भाई, अब बड़े चैप्टर को आज उड़ा दोगे भाई साहब। ओके, तो आज मेजर स्टैंडर्ड्स अपन क्लोज करेंगे बड़ी। कल मजा आएगा ऑडिट रिपोर्ट में, तो ये याद रखना। तो सबसे पहले नेचर, तो जब मैं नेचर, डिजाइन एंड परफॉर्म करूंगा टीओसी, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएगा। एक तो ये आएगा, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टीओसी। नेचर का आंसर लिखना है, ये कब समझेगा? नेचर का आंसर लिखना है कब समझेगा? जब क्वेश्चन में आएगा डिजाइन एंड परफॉर्मिंग टीओसी। अगर मुझे टीओसी को डिजाइन करना है, परफॉर्म करना है, टीओसी कब करना है? टाइमिंग। टीओसी कितना करना है? एक्सटेंट। कंफ्यूज मत होना। तो अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा मुझे टीओसी डिजाइन करना है और परफॉर्म करना है, टीओसी क्या करना है बड़ी? डिजाइन एंड परफॉर्म। टीओसी क्या करना है बड़ी? डिजाइन एंड परफॉर्म। तो भाई सर नेचर लिखना है, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी। मैंने बताया ना, इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी। इंक्वायरी के साथ प्लस कौन सा कर सकते हो? रीपरफॉर्मेंस भी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। बेस्ट कौन सा है? इंस्पेक्शन। इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। लेकिन मुझे बहुत तोड़ कॉन्फिडेंस चाहिए, इंक्वायरी प्लस रीपरफॉर्मेंस, लेकिन टाइम ज्यादा जाएगा। फटाफट चाहिए पर कॉन्फिडेंस कम रहा तो चलेगा, इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन। ओके, लेकिन फटाफट होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं आएगा ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में जब मैं चेक कर रहा हूं तब तुम साला काम कर रहे हो, बाद में तुम उड़ जा रहे हो। सबसे बेस्ट कौन सा है? कौन सा कॉम्बिनेशन है? इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। ओके, और तीन चीजें चेक करनी है, कंट्रोल्स कैसे अप्लाई किए जा रहे हैं, कितना कंसिस्टेंटली है, और अप्लाइड कौन कर रहा है, हाउ कंट्रोल्स आर अप्लाइड। ओके, कैसे ये कंट्रोल परफॉर्म हो रहे हैं वो देखने का। दूसरा, कंसिस्टेंटली है कि नहीं है, और कौन अप्लाई कर रहा है, मैनुअल है, ऑटोमेटेड है, कैसे है ये कंट्रोल, कैसे है। एंड डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल टू बी टेस्टेड डिपेंड अपॉन इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब किसी और पे कंट्रोल पे भी निर्भर है क्या, जैसे डिटेल्स के कंट्रोल आर डिपेंडेंट ऑन सेल्स का कंट्रोल, तो आई नीड टू चेक द सेल्स का कंट्रोल ऑल्सो। भारत माता की जिपिंग बड़ी। ओके, ये याद रखने के बाद और एक कॉन्टेक्स्ट याद रखने का, टाइमिंग में। ओके, व्हेनेवर यू चेक नो प्रॉब्लम, द ओनली थिंग इज यू डिसाइड वेदर ड्यूरिंग द पीरियड और ईयर एंड, ये चेक करना है। लेकिन क्वेश्चन आता है, एक बार मैंने कंट्रोल चेक कर लिया, क्या नेक्स्ट टाइम कैन आई रिलाई ऑन दैट कंट्रोल? आंसर इज यस। ओके, वंस इन थ्री ऑडिट याद आया। लेकिन व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, मैं डिस्कस कर रहा हूं फैक्टर्स फॉर रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। अगर नीचे 6 सिचुएशन दिए गए हैं, आउट ऑफ दिस 6 सिचुएशन कोई भी एक सिचुएशन प्रेजेंट होगी, तो जब भी आप आओगे तो कंट्रोल वापस चेक करना चाहिए, फिर सब्स्टेंटिव प्रोसीजर करना चाहिए। देखो थीम क्या है, थीम एकदम सिंपल है, पहले मैं कंट्रोल चेक करूंगा, फिर सब्स्टेंटिव प्रोसीजर करूंगा। नेक्स्ट मंथ आया, मैं वापस कंट्रोल क्यों चेक करूं, सब्स्टेंटिव प्रोसीजर करता हूं ना, कंट्रोल तो चेक कर लिया था। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट मंथ ऐसा कर सकता हूं मैं डायरेक्टली सब्स्टेंटिव प्रोसीजर, आंसर इज यस। आफ्टर दैट नेक्स्ट मंथ आल्सो सब्स्टेंटिव प्रोसीजर, आंसर इज यस। But standard says if 6 out of 6 any one point is pending, one point is you are getting that one point, you need to retest the control again, you need to check the controls once again। भारत माता की जय। जिपिंग बड़ी, तो what is that one point? Okay, effectiveness of internal control। Okay, control components of internal control अपने पढ़ा, control environment, okay, risk assessment, control activity, information communication, monitoring, how much effective it is। if it is less effective, example control environment is bhangar, retest the controls once again। monitoring is bhangar, retest the controls again। तो effectiveness of internal control। next point, okay, personal change, if personal changes check the control again। okay, if control changes, okay, you need to check them again। okay, check it out। characteristics of control, okay, manual है या automated है, if it is manual, okay, and if it is automated, okay, where which should be checked again, okay, manual should be checked again, automated you can skip it out।
Okay, RMM is there, check again. General IT control कैसे है? If general IT control are weak, check again. General IT control are towed, okay, you can avoid it out. Sir, what is the general IT control? Everybody does have a password. Oh, good enough, but everybody's password is password. Oh, password ही password है, याद है बड़ी? अब ये दो की जोड़ी में बनाता हूँ, देख लो दो की जोड़ी. सबसे पहले दो की जोड़ी. First point, okay, this component COIC, components of internal control is effective or not, remember this one. And second point you remember, okay, with respect to the second context is characteristics of control. समझ में आया? okay, whether it is manual or automated, तो characteristics of control. next 2 point की जोड़ी is very easy, okay, personal changes, control changes. next 2 point RMM, and one more point is general controls which are weak, general IT controls. This is what your 6 points is there. So in this 6 situation we need to check the control again, that's it, and we are almost done. How much control should we check? First point, keep in mind 100% TOC. 100% TOC cannot be done by auditor because it is a work of internal auditor. 100% TOC नहीं हो सकता, 100% TOD हो सकता है. 100% TOD can be done, 100% TOC cannot be done because I am not here for, I am not a person who is communicating on internal control here. I am a person who will be communicating on, okay, financial statement, but I am checking control so that how much financial statement should be checked or how much item should be checked. Therefore, I am purpose of that I am checking internal control. Okay, so how much is extent? Extent ज़्यादा करूँ या कम करूँ? Depends on frequency. Okay, what is the control का frequency? If it is daily and if it is monthly. If it is daily, I can use a less frequency. Okay, if it is monthly, I need to do with more checking of control. Next, length of time. Now this is second point is length of time. How much I will be using this control? If I am using this control and I will be next 2 months I will be using the same control, I will be checking more. But if I am checking this control, performing TOC now, and even in next month I will be performing TOC. Okay, I will be doing less checking, extent, less checking. Expected rate of deviation. If I am thinking deviation is more, I will be doing checking more. If deviation is less, I will be doing checking. Relevance and reliability of audit evidence. If I am thinking I want relevant and reliable audit evidence, I will be checking more. If I want less relevant audit evidence, I will be checking less. And other procedure performed to obtain other evidence, other relevant control, indirect control. Example, if your data you are checking and you are checking sales also, तो भाई data का कम कर लो क्योंकि सेल्स भी तो चेक ही कर रहे हो. तो 5 चीजें हैं जिससे अपन ज्यादा करें या कम करें ये समझेगा. 5 चीजें क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? लेंथ ऑफ टाइम विच विल बी यूजिंग इट अगेन. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, डेविएशन कितना हो सकता है. नेक्स्ट, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. एंड लास्ट पॉइंट इज बेसिकली ओके हाउ मच यू विल बी रिलाइंग ऑन अदर कंट्रोल्स का कॉन्टेक्स्ट. And last answer, okay, we have done this chapter. Okay, if deviation occurs, what should be done? First, if we can rely, if it is valid basis, if additional tests need to be performed, and if it is RMM, I will be performing through substantive procedure. Easy answer है. And substantive procedures जो अपन थोड़ी देर के बाद देखेंगे, फाइनल में टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एंड डिटेल प्रोसीजर विल परफॉर्म. भारत माता की जय. That's it. 330. तो 330 का फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सेकंड क्वेश्चन इज दैट, 3 क्वेश्चन. थर्ड में वी हैव 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. एंड ये वाला तो अपन 500 में कवर करेंगे, ऐसे 500. भाई साहब, आई होप क्लियर है बड़ी. वी हैव एंडेड विद योर चैप्टर 4th. तो मैंने बताया ओनली आईटी कंट्रोल्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स वी आर लेफ्ट. ओके, बाकी अदर देन दैट चैप्टर 4th वी हैव कंप्लीटेड बड़ी. तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब रिकॉल हो गया होगा. कोई डाउट है तो बताइए.